रह सकता है बेटा, बीच में कुछ चीजें आ जाती है तो रिकॉर्डिंग रह जाती है, बट अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाली है इस चैनल पे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई चैप्टर कौन सा है ना, और चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैम हमेशा बोलती है कि भाई अगर आपको चैप्टर के नाम का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तो यार आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या चैप्टर है और उसका क्या मतलब है ना। तो चैप्टर का नाम है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है मैम? मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्लावरिंग प्लांट्स लिखा हुआ है, दैट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स होते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट? तो उनके एक्सटर्नल फीचर्स या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे कि आपका रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड हो गए, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। और हम इस चैप्टर का बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही जोश के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आपका रूट। ठीक है, अब रूट तो मैम हम लोग ना बचपन से पढ़ते आए हैं कि क्या मतलब क्या फंक्शन होते हैं, क्या जनरल पॉइंट होती है, सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ बच्चे जानते होंगे और कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो वही पॉइंट हम लोग यहाँ पर भी कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट कि रूट आखिर में डेवलप कहां से होती है ना। क्या वो रेडिकल से डेवलप होती है या फिर वो प्लूम्यूल से डेवलप होती है? ठीक है, तो अगर यहाँ पर रूट की बात हो रही है तो जो रूट है आपका वो रेडिकल से डेवलप होता है। ठीक है, किससे डेवलप होता है? रेडिकल से डेवलप होता है। अच्छा, अब इसके हम लोग कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो रूट होती है हमारी वो सिलेंड्रिकल है ना। जो आपकी रूट है वो कैसी होती है? वो सिलेंड्रिकल होती है। तो अगर मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं, ये आपका ग्राउंड हो गया और इस तरीके से आपकी रूट होती है। ठीक है, तो रूट कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है ना। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। नॉन ग्रीन होती है ना, ग्रीन कलर की नहीं होती है, नॉन ग्रीन होती है एंड ग्राउंड के अंदर होती है, अंडर है ना, अंडरग्राउंड, राइट। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा रूट के बारे में कि सिलेंड्रिकल होती है, नॉन ग्रीन पार्ट होता है और अंडरग्राउंड होती है। रूट में नोड्स और इंटर नोड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं मैम। अब ये नोड्स और इंटर नोड्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे हम रूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो नहीं प्रेजेंट है, तो पर मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर में नोड और इंटर नोड क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग आगे इसको यूज करने वाले हैं। जो नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं वो आपके स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डिफरेंस बता दो कि स्टेम और रूट में क्या डिफरेंस है, तो आप ये एक डिफरेंस ऐड कर सकते हो कि रूट में नोड्स और इंटर नोड्स नहीं प्रेजेंट होती है और आपके स्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होती है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में नोड्स और इंटर नोड्स है क्या चीज। आप बोले जा रहे समझा दो पहले, है ना। चलो, तो यहाँ पर समझो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने बताया। अच्छा, मैं बोलती हूँ कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपकी लीफ अराइज होती है। ठीक है, वो पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। ऐसा पॉइंट जहां से आपका लीफ अराइज हो रहा है उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से लीफ अराइज होगा, है ना, यहां से लीफ अराइज होगा, यहां से लीफ अराइज होगा, यहां से लीफ अराइज होगा, तो ये क्या हुआ? मेरा नोड हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? मेरा नोड हुआ। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है मैम। इंटर नोड क्या होता है? ये भी नोड है आपका, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ठीक है, दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर नोड बोलेंगे। और ये आपके रूट में एब्सेंट होती है। तो आई होप अभी आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि क्या नोड होता है और क्या इंटर नोड होता है। ठीक है, अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेटरल ब्रांचिंग। जो आपके रूट्स है वो लेटरल ब्रांचिंग शो करते हैं मैम। लेटरल ब्रांचिंग का मतलब कि जैसे कि आपका एक तो मेन रूट होगा, है ना, जिसको आप प्राइमरी रूट बोलोगे, फिर साइड साइड से रूट उनकी लेटरल ब्रांचिंग होगी, तो फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शियरी बनेगा, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो साइड साइड से निकल रही है, एक तो मेरा मेन है, ठीक है, एक तो मेरा मेन है, और जो साइडों से निकल रही है इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल ब्रांचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो रूट्स में आपको लेटरल ब्रांचिंग देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये पॉइंट भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट है कि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं मैम। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? जियोट्रॉफिक इसका मतलब है ये ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो कर रहे हैं, तो इसी वजह से क्या बोला गया? इनको पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक बोला गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक। हाइड्रोट्रॉफिक मतलब ये ग्रो कर रहे हैं टुवर्ड्स वाटर। वाटर आपका जमीन में ही होता है, राइट। तो ये उनकी तरफ ग्रो कर रहे हैं, उनसे दूर नहीं ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? रूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी बात समझ, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? रूट की बात कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, है ना, ये वाटर के टुवर्ड्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो रूट्स है वो आपके सनलाइट से अवे मतलब उससे दूर ग्रो कर रही है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या बोला गया इसको? नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। ये आपके कुछ पॉइंट्स है, जनरल पॉइंट्स है, किसके बारे में? रूट के बारे में। चलो, बहुत अच्छी बात है, ये हमें सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम पे। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें समझना है, दैट इज टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। पहला आ जाएगा आपका प्राइमरी टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी नहीं आएगा, टैप रूट सिस्टम आएगा। दूसरा आपका फाइब्रस रूट सिस्टम आएगा। तीसरा आएगा आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टैप रूट की, है ना। अगर मैं टैप रूट की बात करूंगी तो जैसे रूट मैंने आपको बताया कहां से डेवलप हो रही है? रेडिकल से डेवलप हो रही है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो रेडिकल है वो आपका मेन रूट या फिर आप बोल सकते हो प्राइमरी रूट बनाएगा। ठीक है, जो रेडिकल है वो आपका मेन रूट और प्राइमरी रूट बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी फर्दर ब्रांचिंग होगी। ठीक है, इसकी फर्दर लेटरल ब्रांचिंग होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रूट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रूट बोलेंगे। अब इसमें फर्दर ब्रांचिंग भी हो सकती है ना, फर्दर ब्रांचिंग भी हो सकती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शियरी रूट बोलेंगे। अगर मैं आपको बहुत अच्छे से डायग्राम बना के दिखाऊं यहाँ पर, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं एक बार अच्छे से डायग्राम बना के कि देखो भाई ये तो आपकी मेन रूट हो गई, है ना, जो किससे डेवलप हुई है? रेडिकल से डेवलप हुई है। ये आपकी प्राइमरी रूट हो गई, ये क्या है? प्राइमरी रूट है। ठीक है, अब यहाँ से फर्दर ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ से फर्दर ब्रांचिंग हो रही है। ये क्या है आपकी? ये क्या है आपकी? सेकेंडरी रूट। ठीक है, क्या है ये? सेकेंडरी रूट है। अब इसमें अगर फर्दर ब्रांचिंग होगी, रूट है। अब इसमें अगर फर्दर ब्रांचिंग होगी, इसमें अगर फर्दर ब्रांचिंग होगी, जैसे यहाँ पर फर्दर ब्रांचिंग हुई, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टर्शियरी रूट। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? टर्शियरी रूट बोला जाएगा। तो ये आपका टैप रूट सिस्टम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका टैप रूट सिस्टम हो गया। और चल, बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज फाइब्रस रूट, है ना। फाइब्रस रूट को भी समझते हैं कि आखिर में फाइब्रस रूट में क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है। चल समझते हैं, फटाफट से समझते हैं गाइस, फटाफट से समझते हैं। फिर इसके बाद मैं इनके एग्जांपल्स बताऊंगी आपको। चल, फाइब्रस रूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका प्राइमरी रूट नहीं बन रहा है ना। जो आपका प्राइमरी रूट जो मैंने बोला ना कि रेडिकल से डेवलप होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, बट वो शॉर्ट लिव्ड होता है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी रूट बनता है, बट ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। लेटर ये रिप्लेस हो जाता है फाइब्रस रूट से, है ना। फाइबर जैसे आपको ऐसे गुच्छे जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे गुच्छे जैसा, ऐसे गुच्छे जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या आ गया? मोनोकॉट्स, है ना। मोनोकॉट्स में भी वीट प्लांट। ठीक है, मोनोकॉट्स में भी वीट प्लांट। यहाँ पर टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर एग्जांपल देना तो वीट प्लांट। और सबको समझ
में आ गया फाइब्रस रूट सिस्टम, है ना, टैप रूट सिस्टम समझ में आ गया होगा एंड फाइब्रस रूट सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। अच्छा मैं एक बार टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल देती हूं, एग्जांपल इसका मस्टर्ड प्लांट, है ना, इसका जो एग्जांपल है वो क्या है बच्चों, इसका एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। यहाँ पर साइड में आप जो इमेज देख रहे हो वहां पर आप बहुत अच्छे से बहुत इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर आपको प्राइमरी रूट भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको प्राइमरी रूट भी देखने को मिलेगी, आपकी प्राइमरी रूट है, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये फर्दर इसकी ब्रांचिंग हो रही है, दिस इज योर सेकेंडरी रूट, और यहाँ पे से धागे धागे से थ्रेड जैसे दिख रहा है, दिस इज योर टर्शियरी रूट, है ना। तो ये पूरा आपका जो इमेज दिख रहा है ये आपको दिखा रहा है कि टैप रूट सिस्टम कैसा होता है, ठीक है, एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट। चलो अब हम आते हैं अपने तीसरे रूट सिस्टम पे, दैट इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, है ना। क्या है ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अगर मैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात करूं तो ये जो रूट्स है ये कहां से फॉर्म होते हैं, ये कहां से फॉर्म होते हैं, अदर देन रेडिकल, ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से बताती हूं कि ये जो रूट्स है ये आपके किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट से डेवलप हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं एक्सेप्ट रेडिकल। जैसे मैंने बोला रेडिकल से डेवलप होते हैं रूट, बट ये जो रूट्स है ये आपके अदर बॉडी अदर प्लांट की बॉडी से डेवलप हो सकते हैं, अदर प्लांट के पार्ट से डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, है ना, जैसे कि एग्जांपल के नाम पे समझ लो स्टेम से डेवलप हो रहे रूट्स। ऐसे रूट सिस्टम को हम लोग एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोला जाता है। सो रूट फॉर्म्स फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल, एक्सेप्ट रेडिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एग्जांपल आपका banyan tree, ठीक है, एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका banyan tree, जो ये आपको साइड में दिख रहा है ना, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, तो हमें तीनों समझ में आ गए हैं, तीनों रूट सिस्टम समझ में आ गए हैं, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम एक बार फंक्शन देख लेते हैं रूट का क्या होता है। तो यार वही चीजें है ना, सेम जो आप पढ़ के आए हो, स्टार्टिंग से पढ़ के आए हो कि क्या फंक्शन होता है, मेन फंक्शन तो भाई रूट का एब्जॉर्प्शन वाला ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहला और यू कैन से प्राइमरी फंक्शन जो रूट का होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो सबसे पहला वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दूसरा होता है एंकरेज, ठीक है, अभी किसी प्लांट को एक जगह पर टिके रहना है तो वो रूट्स ही है जो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं और वो प्लांट जो है एक जगह पर टिका रहता है। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया, एंकरेज, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन तो एब्जॉर्प्शन वाला ही है, दूसरा आप एंकरेज समझ लो। तीसरा यहाँ पर कुछ कुछ जो रूट्स है वो स्टोरेज का भी काम करते हैं, है ना। तो ये आपका रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर भी करते हैं, है ना। साथ ही साथ जो रूट्स है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर प्लांट की ग्रोथ में जो हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जरूरी हार्मोन जो हमें चाहिए होते हैं वो भी रूट सिंथेसाइज करता है, जैसे कि ऑक्सिन, है ना, जैसे कि ऑक्सिन। तो ये आपके चार फंक्शन हो गए, चार मेन फंक्शन हो गए, जिसमें से सबसे प्राइमरी फंक्शन तो एब्जॉर्प्शन वाला ही है। सो आई होप अभी आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ही जनरल टॉपिक है, आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हुए होंगे, ठीक है, आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आए होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई रीजन ऑफ रूट्स क्या होते हैं, है ना, रीजन ऑफ रूट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूं, है ना, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूं जिसके आपको आगे पढ़ने में इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताने वाली हूं प्रॉक्सिमल क्या होता है और डिस्टल क्या होता है, ठीक है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। अब यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड है, ये मेरा रूट है ना, ये मेरा क्या हो गया, रूट है, ठीक है। प्रॉक्सिमल पी से पास, पी से पास जो पार्ट ग्राउंड के पास है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल बोलेंगे, ठीक है। जो पार्ट ग्राउंड से दूर है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल बोलेंगे, ठीक है। तो डी से दूर और पी से पास, प्रॉक्सिमल आपका ग्राउंड से पास है तो इसको क्या बोला, प्रॉक्सिमल। ये दूर है तो ये डिस्टल, ठीक है। आई बात समझ में। सो ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई होगी तो आगे के जो आगे की जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूं वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई रीजन रीजन कौन कौन से हैं। तो वी हैव 3 रीजन। सबसे पहले है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर आता है रीजन ऑफ एलोगेशन और तीसरा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तीसरा क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर रूट कैप है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर क्या है, रूट कैप। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रूट कैप की, है ना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रूट कैप की, ठीक है। चल बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि जो आपका रूट कैप है वो नॉन लिविंग होता है, बट जो रूट कैप है वो लिविंग होता है, ये बात ध्यान रखना। जो रूट कैप है वो आपका लिविंग होता है। ऑल्सो ये जो रूट कैप है ये थिम्बल शेप का होता है, थिम्बल शेप कुछ इस तरीके से होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है। एक मिनट में इसको ड्रॉ ही कर देती हूँ, है इस तरीके से। तो जो आपका रूट कैप है वो थिम्बल शेप का होता है और इसका क्या मेन फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करे, है ना। क्या फंक्शन होता है इसका, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करे। तो ये हो गया आपका रूट कैप का फंक्शन और उसके बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। चलो तो अगर मैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक की बात करूं, यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं इसको हमने कैसे निकाला, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको कैसे निकाला है, ये वाला जो रीजन है इसको हमने कट किया, ठीक है, इसको हमने कट किया तो हमारे पास सर्कल्स आ गया, है ना। तो वही चीजें यहाँ पर शो की गई है, यहाँ पर जो सेल्स है वो दिखाई गए हैं। तो यहाँ पर इस रीजन में जितने भी सेल्स हैं दे आर डिवाइडिंग सेल्स, है ना। क्या बोला, यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं दे आर डिवाइडिंग सेल्स। यहाँ पर अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, जितने भी सेल्स हैं दीज आर वेरी स्मॉल, है ना, जो इनका साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो जो सेल्स आपके पास है यहाँ पर सेल्स आर वेरी स्मॉल, छोटे हैं, ठीक है। साथ ही साथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली मतलब बहुत एकदम टाइट टाइट से, है ना, कोई भी इनके बीच में स्पेस नहीं है, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कोई भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा। जैसे अगर के बीच में स्पेस नहीं है, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कोई भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, इस डायग्राम में देख लो कि ये देख लो छोटे छोटे से सेल्स हैं, छोटे छोटे से सेल्स हैं, बट इतने ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है कि इन एक और दूसरे सेल के बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, है ना, कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट यही आ जाएगा कि नो इंटरसेलुलर स्पेस। आप लोग इस नोट को लिख सकते हो, है ना। आप लोग जब मैं पढ़ा रही हूँ साथ में नोटबुक रखना, है ना। यूजुअली मेरे वीडियोस ऐसे होते हैं कि मैं आपको नोट्स आती हूं और आप साथ साथ नोट कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन के टाइम पर आपको यही नोट काम में आने वाले हैं, है ना। कुछ काम में नहीं आने वाला है, लास्ट में आप बुक खोल के नहीं बैठोगे कि चलो चलो पढ़ाई कर लेते हैं, नहीं, लास्ट में आपको यही रिवीजन में काम आने वाले हैं। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं जो मैं लिखवा रही हूं इसी को आप पढ़ पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लिखते रहना, साथ ही साथ लिखते रहना। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट, जो इनके सेल वॉल होती है वो काफी ज्यादा थिन होती है ना। जो सेल वॉल है वो काफी ज्यादा थिन होती है, काफी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। भाई सेल का साइज डिक्रीज किया है, सेल का साइज कम किया है, बट न्यूक्लियस तो उतना ही रहेगा ना। प्रोमिनेंट का मतलब बहुत अच्छे से आपको एकदम प्रोमिनेंटली दिख रहा है वो न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और इनका जो वैक्यूल होता है वो एब्सेंट होता है। अब मैम वैक्यूल एब्सेंट कैसे है, भाई मैंने बोला ना कि सेल का साइज बहुत ज्यादा छोटा है और प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं तो 80 से लेकर 85% जो स्पेस है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है, राइट। तो इसी वजह से क्योंकि सेल बहुत ज्यादा छोटे हैं तो यहाँ पर जो वैक्यूल है वो एब्सेंट होगा। आगे बात समझ में, है ना, आगे बात समझ में, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो ये हो गया आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अच्छा यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है।
कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के प्रॉक्सिमल कौन सा रीजन है ना, या फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल कौन सा रीजन है। ठीक है, मैंने आपको इसी वजह से पहले ही बता दिया प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल है ना, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल के बीच में बता दिया कि क्या प्रॉक्सिमल है और क्या डिस्टल है। और अगर आपको वो चीज समझ में आ गई होगी तो इसका आंसर आप दे पाओगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है उसके प्रॉक्सिमल कौन सा रीजन है, या फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है उसके प्रॉक्सिमल कौन सा रीजन है, या फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन के डिस्टल कौन सा रीजन है, और रीजन ऑफ इलोंगेशन के डिस्टल कौन सा रीजन है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैं भी तो देखो तुम्हें कितना समझ में आया प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं। प्रॉक्सिमल कौन सा रीजन है इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसी वजह से बोला है। ठीक है, तो मुझे सबका आंसर चाहिए। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई पॉज करके पहले अपना आंसर लिख देना, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट रीजन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट रीजन है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहां पर आपका मनवा लागे, ये है आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, यहां तक हम लोग रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी पढ़ रहे थे। अब इस रीजन को हम लोग देखने वाले कि भाई इसमें क्या होता है ना, सेल्स कैसे होते हैं। राइट, चल बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर मैं रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करूं तो यहां पे जो सेल्स हैं, ये यहां पे जो सेल्स है वो इलोंगेटेड होते हैं ना। कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं इस टाइप में है ना, इस टाइप में होते हैं इलोंगेटेड सेल्स होते हैं ऐसे। ठीक है, कैसे होते हैं? इस टाइप में। तो द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। किसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं? दे आर रिस्पांसिबल फॉर रूट इन लेंथ, रूट की लेंथ के लिए ये रीजन रिस्पांसिबल होता है ना। यस, दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन और इस रीजन को हम रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर लेना कि मैक्सिमम एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है, मैक्सिमम एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो इसी रीजन में होती है। ठीक है, मैक्सिमम एक्टिव एब्जॉर्प्शन इसी रीजन में होती है। एब्जॉर्प्शन किसका होगा? वाटर एंड मिनरल्स का। राइट, वाटर एंड मिनरल्स का एक्टिव एब्जॉर्प्शन इसी रीजन में होता है। ठीक है, यहां पर लिखा है एक्टिव लिखा है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, यस, चलो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कि भाई रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है। यहां पर जो सेल्स है, सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। यहां पर जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहां पर जितने भी सेल्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और इसी वजह से इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म अ वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। ठीक है, यहां पर बोला है कुछ एपिडर्मल सेल्स। तो यहां पर अगर मैं एपिडर्मल सेल्स बनाऊं, उन्होंने बोला है कि उसका एक्सटेंशन है ना, उसका एक्सटेंशन है। एपिडर्मल सेल्स का एक्सटेंशन होते हैं रूट हेयर। तो ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या है आपका? रूट हेयर। ठीक है, जो क्या है आपका? रूट हेयर है। एंड इनको हम लोग एक्सटेंशन भी बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। यहां पर आपका मैक्सिमम पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? मैक्सिमम पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा। अगर मैं इसको इस इमेज को आपको दोबारा से दिखाऊं है ना, यहां पर देखो ये आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन है ना, ये क्या है आपका? रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। यहां पर आप देखोगे कि रूट हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो क्या है? एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। ये जो रूट हेयर्स है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन। यहां पर आपने देखा था, यहां पर एक्टिव हो रहा है। एक्टिव मतलब एनर्जी है ना, एक्टिव मतलब एनर्जी का इस्तेमाल, पैसिव मतलब पैसिवली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर पैसिवली होगा एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स का, और यहां पर एक्टिवली होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से रीजन में एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या आंसर होगा? रीजन ऑफ इलोंगेशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से रीजन में पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा तो आपका क्या आंसर होगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ हमारा रीजन ऑफ रूट जो है वो खत्म होता है और रूट वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? स्टेम। अगेन कुछ जनरल पॉइंट्स हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। स्टेम के बारे में भी हम लोग कुछ जनरल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैम क्या? जैसे कि बेटा, जैसे कि जो स्टेम होते हैं, स्टेम बियर ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स। इनिशियल स्टेजेस में ये ग्रीन कलर में होता है ना, जो आप स्टेम देखते हो। अगर आप यूजुअली जाओगे जो छोटा सा पौधा होता है उसमें उसकी स्टेम देखोगे तो ग्रीन कलर का होता है। लेटर स्टेजेस में ये वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है। जो स्टेम है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, रूट में एब्सेंट है, याद रखना। यहाँ पर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और ये कहां से डेवलप होता है? प्लिम्यूल से डेवलप होता है। ठीक है, कहां से डेवलप हो रहा है? ये प्लिम्यूल से डेवलप होता है। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हो गए किसके बारे में? स्टेम के बारे में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ पर एक टर्म दी गई है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज कॉल्ड बड। ठीक है, क्या है वो टर्म? बड। तो उसका मतलब हम लोग समझते हैं। देखो एनसीईआरटी में जो एक टर्म दी गई है वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलो बड क्या होता है? बड होता है आपका कंप्रेस्ड शूट। ठीक है, क्या होता है? ये कंप्रेस्ड शूट होता है। अब हमारे पास दो टाइप के बड होते हैं, एक होता है एक्सिलरी और लेटरल बड और दूसरा होता है हमारे पास टर्मिनल और एपिकल बड। बता दो भाई, नोट्स लिखते जाना वरना तुम्हें ही दिक्कत होगी, आखिर में तुम्हें ही दिक्कत होगी अगर तुम नोट्स नहीं लिख रहे हो। ठीक है, तो लिखते जाना साथ ही साथ। देखो क्या बोला हमने, यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के बड होते हैं, एक्सिलरी बड और लेटरल बड। दूसरा है आपके पास टर्मिनल और एपिकल बड। जो एक्सिलरी बड है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है? लीफ और स्टेम के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं, आई होप मुझसे हो जाए। ठीक है, आई होप मुझसे हो जाए। देखो ये मेरा लीफ हो गया, ये लीफ है ना, ये लीफ है, और चलो ये लीफ है और ये वाला मेरा स्टेम है। ठीक है, इनके बीच में है ना, इनके बीच में अगर प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी और लेटरल बड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये लीफ हो गया आपका और ये स्टेम हो गया, इसके बीच में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल बड। लेटरल मतलब साइड में। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, दूसरा है टर्मिनल और एपिकल बड। ये कहां पर प्रेजेंट होगा? टिप पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये कहां पर प्रेजेंट होगा? टिप पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि ये देखो इस तरीके से है ना, टिप पे प्रेजेंट है, एपेक्स पे प्रेजेंट है। ऐसे बड को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल और एपिकल बड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं कुछ और पॉइंट्स स्टेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। जो स्टेम होता है आपका वो कैसा होता है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। दैट मींस किधर की तरफ ग्रो कर रहा है? टुवर्ड्स सनलाइट है ना, सनलाइट के टुवर्ड्स ग्रो कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि रूट नीचे होता है ना, रूट जो है नीचे होता है, स्टेम ऊपर की तरफ होता है ना, ग्राउंड के ऊपर होता है। तो किसकी तरफ ग्रो कर रहा है? इट ग्रोज टुवर्ड्स सनलाइट। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब ग्रेविटी से दूर है ना, जैसे ग्रेविटी नीचे लगती है ना, तो रूट इधर है आपका और ऊपर स्टेम है। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है ना, इट ग्रो अवे फ्रॉम ग्रेविटी, तो इसी वजह से नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, सो आई होप आपको सारे जनरल पॉइंट्स जो है स्टेम के वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई क्या क्या फंक्शन होता है रूट का। सबको पता है ना, जनरल पॉइंट
तो सबको ही पता होगा कि भाई क्या फंक्शन होता है आपके स्टेम का, है ना, स्टेम की बात हो रही है स्टेम की, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन वाटर कंडक्ट करना और मिनरल्स को कंडक्ट करना, और कुछ स्टेम जो है वो स्टोरेज का भी फंक्शन करते हैं और सपोर्ट का भी फंक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन का भी, एंड आल्सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखा, फंक्शन क्या होता है स्टेम का। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, ये अपना कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करवाते हैं। दूसरा, इनमें जो स्टेम है वो स्प्रेड आउट होता है ब्रांचेस दैट बियर्स लीव्स और आपका फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तीसरा हो जाएगा कुछ स्टोरेज का भी फंक्शन करते हैं, कुछ आपके सपोर्ट का भी फंक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन का भी फंक्शन करते हैं, एंड साथ ही साथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी फंक्शन करते हैं। ऑलराइट, तो यही इसी के साथ हमारा स्टेम वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका लीफ। अब सबसे पहले हम लोग लीफ समझते हैं कि आखिर में लीफ क्या है ना, लीफ क्या है। तो अगर मैं लीफ की बात करती हूँ तो आपने लीफ जब देखा होगा तो आपका लेटरल, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है लेटरल। लेटरल कैसे मैम? आपने देखा होगा जो लीव्स है वो स्टेम के साइड में निकलती है ना, इसी वजह से लेटरल बोला। आपने कभी देखा कि लीफ कहीं और से निकल रही है? नहीं देखा ना। तो साइडों से निकल रही है, साइडों से मतलब साइडों से मतलब लेटर। दूसरा फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है। जो लीफ है आपका वो चिपटा हुआ होता है ना, कैसा होता है? चिपटा हुआ होता है। एंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। चलो अब लीफ के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, है ना। लीफ के कितने पार्ट्स हैं, है ना, उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग चीजों को समझ लेंगे। सबसे पहले आ जाता है आपका लीफ बेस, है ना। सबसे पहले आ जाता है आपका लीफ बेस। दूसरा है पीटियोल एंड तीसरा है लीफ लेमिना, और उसको हम लोग लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, है ना। तो लीफ बेस, पीटियोल और लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड। अभी आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा हमारे प्यारे प्यारे से सुंदर से लीफ का डायग्राम, ठीक है। चलो इसको समझते हैं बहुत अच्छे से, मैं समझाती हूँ, ठीक है। ये आपका स्टेम हो गया, है ना। ये क्या बनाया है? स्टेम बनाया है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैम आपने क्या बनाया हुआ है? ये आपका लीफ बेस है, ठीक है। ये क्या है? आपका लीफ बेस है। और ये जो आपको स्टॉक दिख रही है डासे डंडी, ये जो स्टॉक है इसको हम क्या बोलते हैं? पीटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीटियोल बोलते हैं। ये जो स्टॉक है ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है ना, जिसकी वजह से जो लीफ है वो विंड में फ्लटर कर पाता है ना। अगर ये स्टॉक जो है फ्लेक्सिबल नहीं होगी, रिजिड होगी, तो जो लीफ है वो अच्छे से विंड में फ्लटर नहीं कर पाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, दिस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड और लीफ लेमिना, ठीक है। यही आपका फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, राइट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड मिडल। ये आपका मेन वीन है ना, मेन वीन या फिर प्रोमिनेंट वीन है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडल। क्या बोला जाता है? मिडल बोला जाता है। यहाँ पर आप देखोगे अगेन, यहाँ पर आपको वेन्स दिख रहे हैं, ठीक है। साइड साइड में आपको वेन्स दिख रहे हैं और इनकी फर्दर आपको इस तरीके से ब्रांचिंग दिख रही होगी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? वीनलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन वेन हो गया और ये आपके वीन्स हो गए और ये आपके वीनलेट्स हो गए, है ना। ये क्या काम करते हैं? बेसिकली ये आपके जो लीफ है इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना, ताकि सिकुड़ नहीं जाए। दूसरा इनका एक और फंक्शन होता है, ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल की, ठीक है। तो दो फंक्शन मैंने आपको बता दिए। तो वेनलेट्स हो गया, ये मिडल हो गया और वेन हो गया, ठीक है। और क्या रह गया? यहाँ पर जो साइडों में दिख रहे हैं आपको, इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं और इस पार्ट को हम लोग एपेक्स बोलते हैं, है ना। क्या बोला जाता है? इसको एपेक्स बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कुछ छोटा सा आपके पीटियोल और ये जो स्टेम है और यहाँ पर लीफ बेस है, इधर कोने में साइड में कुछ ऐसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टिप्यूल बोलते हैं, ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है? स्टिप्यूल बोला जाता है, राइट, ठीक है। तो ये आपका पूरा लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? ये लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। मतलब उसके पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। कौन कौन से पार्ट्स हैं? लीफ बेस, पीटियोल और लेमिना। चलो अब हम इसके थोड़े से इनके बारे में और थोड़े कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन ऑफ पीटियोल देखते हैं, है ना। फंक्शन ऑफ पीटियोल अगर मैं इसकी बात करूं तो पीटियोल जो है वो सिलिंड्रिकल होता है और फ्लेक्सिबल स्टॉक होता है। जैसे मैंने आपको बताया जो पीटियोल है वो फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा, ये आपके लीफ लेमिना को फ्लैटर करने में हेल्प करता है ना, फ्लैटर करने में हेल्प करता है विंड में। दूसरा पॉइंट है, इट प्रोवाइड प्रॉपर सनलाइट टू लीफ। अब मैम ये कैसे, है ना, इसमें पीटियोल कैसे काम कर रहा है? फॉर एग्जांपल ये जो है मेरा लीफ बेस है ना, ये लीफ बेस है, ये मेरा लीफ लेमिना है और ये मेरा पीटियोल है। अगर मैं पीटियोल को हटा दूं और मैं अपने लीफ बेस को यहाँ पर चिपका दूं इस तरीके से, है ना, ये मेरा लीफ बेस है और यहाँ पर मेरा ये पीटियोल हमने हटा दिया है, यहाँ पर मैंने लीफ बेस को इधर चिपका दिया, तो क्या इसको प्रॉपर सनलाइट मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, है ना। तो पीटियोल आपको आपके लीफ को प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड करवाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है? प्रॉपर सनलाइट हेल्प करवाने में भी प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड करवाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। चलो अब ये जो आपका लीफ बेस है, यहाँ पर हम लोग लीफ बेस की बात कर रहे हैं। कभी कभी ये जो लीफ बेस है ये पार्शियली और होली स्टेम को जो है वो कवर कर लेता है ना। क्या बोला मैम आपने? यहाँ पर जो लीफ बेस है कभी कभी इस स्टेम को पार्शियली मतलब आधा या फिर पूरा कंप्लीटली कवर कर लेता है ना। क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। जैसे कि अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, ये देखो, है ना, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कवर कर लिया है, स्टेम को कवर कर लिया है। और कभी कभी ये जो लीफ बेस है वो स्वॉलन होता है ना, दिख रहा है ये ऐसे सूज गया है ना। तो ये स्वॉलन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं पल्विनस। क्या बोला जाता है? इसको पल्विनस बोला जाता है। तो कभी कभी जो लीफ बेस है वो स्वॉलन होता है और कभी कभी जो लीफ बेस है वो आपका एक शीट बनाता है जो आपके स्टेम को पार्शियली और होली जो है वो कवर कर लेता है। आई बात समझ में? जैसे आप इसमें देख सकते हो, जैसे आप इसमें देख सकते हो। सो इन मोनोकोटिलेडनस द लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। यूजुअली यहाँ पर हम लोग मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में मोनोकोटिलेडनस जो लीव्स होते हैं, मोनोकोटिलेडनस प्लांट होते हैं, उसमें आपको ऐसा देखने को मिलता है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस मे बिकम स्वॉलन व्हिच इज कॉल्ड द पल्विनस, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया मैंने कि ये जो है स्वॉलन हो जाता है कभी कभी, जिसको हम पल्विनस बोलते हैं, ठीक है। चल अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कहानी में और हम थोड़ा सा लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो लीफ लेमिना है या फिर लीफ ब्लेड है वो आपका ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है, ठीक है, इन विच द वीन्स एंड वेनलेट्स आर अरेंज्ड, ठीक है। तो वीन और वेनलेट्स अरेंज होते हैं, है ना। जो मिडिल प्रोमिनेंट वीन होती है उसको हम लोग मिडल बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मिडल बोला जाता है। वीन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। आगे बात समझ में, है ना। तो लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड की जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको उसी डायग्राम में ही बता दी थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज वेनेशन, ठीक है। दैट इज वेनेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक वेनेशन। वेनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये होता क्या है मैम? वेनेशन आपका अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स ऑन लीफ, ठीक है। लीफ पे वीन्स और वीनलेट्स का अरेंजमेंट उसको हम क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। अभी दो टाइप की होती है, सबसे पहले रेटिकुलेट होती है एंड दूसरी आपकी पैरेलल वेनेशन होती है, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैम? जो आपका रेटिकुलेट वेनेशन है ना, रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क। आपने जो नॉर्मल लीव्स देखी होगी ना इस तरीके से, जो आप हमेशा से ड्रॉ करते आए हो, है ना, जो आप हमेशा से ड्रॉ करते आए हो, यहाँ पर अगर वीन्स एंड वीनलेट्स नेटवर्क बना रहे हो, ऐसे वेनेशन को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे वेनेशन को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। और अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, ये देखो, ये आपका क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। ये क्या है आपका? यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है आपका रेटिकुलेट वेनेशन,
ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो पूरा नेटवर्क बना हुआ है, वेन्स एंड वीनलेट्स में पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका पैरेलल वेनेशन, जहां पर जो वेन्स है दे आर पैरेलली अरेंज्ड। ठीक है, कैसे अरेंज्ड है, पैरेलली, जैसे कि इस तरीके से है, इस तरीके से दे आर पैरेलली अरेंज्ड। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, ये देखो, है यहाँ पर देखोगे ये पैरेलली है, एकदम पैरेलली अरेंज्ड है ना, कितना सुंदर लग रहा है, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, है ना, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं रेटिकुलेट की बात करूं, रेटिकुलेट वेनेशन की बात करूं, तो यहाँ पर डाइकोटिलेडनस प्लांट के जो लीव्स होते हैं दे शो रेटिकुलेट वेनेशन, है ना, उसमें क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। वहीं पे अगर मैं पैरेलल वेनेशन की बात करूं, तो यहाँ पर मोनोकोटिलेडनस जो प्लांट होते हैं उनके लीव्स जो है वो पैरेलल वेनेशन शो करते हैं। तो जैसे आपका केले का पत्ता होता है ना, आपने केले का पत्ता देखो, बनाना लीफ, उसमें आप देखोगे तो वो आपका क्या, किसका एग्जांपल है, पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल है। ठीक है, किसका एग्जांपल है वो, पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वेनेशन जो है वो खत्म होता है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ लीफ, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भाइयों और उनकी बहनों, भाइयों और उनकी बहनों, टाइप्स ऑफ लीव्स। अब यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की लीफ होती है, एक होती है सिंपल और दूसरी होती है कंपाउंड। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, है ना, क्या डिफरेंस होता है, इसकी बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले मैं आपको कंपाउंड लीफ की भी फर्दर क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। जो आपकी कंपाउंड लीफ होती है वो भी फर्दर क्लासिफाइड होती है, पामेटली कंपाउंड एंड पिनेटली कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मोटा माटी, अगर आप फ्लो चार्ट की हेल्प से समझोगे, हमारे पास सिंपल लीफ होती है, दूसरी कंपाउंड लीफ होती है। कंपाउंड लीफ में भी हमारे पास पिनेटली कंपाउंड होती है और दूसरा आपकी पामेटली कंपाउंड होती है। सिंपल लीफ क्या होती है बेटा, सिंपल लीफ जिसमें आपका पूरा जो लेमिना है, जो आपका पूरा लेमिना है वो, मतलब जो लेमिना है वो पूरा होता है ना, पूरा पूरा होता है। और अगर इंसिजन्स भी होते हैं तो वो आपके मिड रिब को टच नहीं कर रहे होते। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपका जो लेमिना है वो पूरा पूरा है ना, यहाँ पर जो आपका लेमिना है वो पूरा पूरा है, और अगर इंसिजन्स भी प्रेजेंट है, इस वाले को देखो, यहाँ पर इंसिजन्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पर इंसिजन्स प्रेजेंट है, बट वो मिड रिब को टच नहीं कर रहे हैं, वो मिड रिब को टच नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लीफलेट्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे लीफ को हम लोग सिंपल लीफ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लीफ को हम लोग सिंपल लीफ बोलते हैं, व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिड रिब, इसको हम सिंपल लीफ बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं कंपाउंड लीफ की बात करूं, यहाँ पर जो इंसिजन्स होते हैं वो आपके मिड रिब को टच करते हैं, है ना, क्या करते हैं, मिड रिब को टच करते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ लीफलेट्स बनते हैं, और ऐसे लीफ को हम लोग कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लीफ को हम लोग कंपाउंड लीफ बोलते हैं। जैसे कि ये वाला, ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये देखो, ये आपका मेन वीन है। अब यहाँ पर जो मेन वीन है इसको हम लोग मिड रिब नहीं बोलते, इसको हम लोग रेचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको रेचेस बोलते हैं। तो ये आपका रेचेस है, यहाँ पर आप देखोगे लीफलेट्स है, क्योंकि जो इंसिजन्स है वो पूरा कहां तक पहुंच गए, आपके मिड रिब तक पहुंच गए, आपके रेचेस तक पहुंच गए, है ना। तो ये जो आपका एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, पिनेटली कंपाउंड का। ठीक है, किसका एग्जांपल है, पिनेटली कंपाउंड का एग्जांपल है। इसमें आपका नीम का पत्ता आप देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना, नीम का पत्ता अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। वहीं अगर मैं पामेटली कंपाउंड की बात करूं, तो पामेटली कंपाउंड में अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, इफ आई हैव फोटो, यस, ये आपका पामेटली कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है, आपका पामेटली कंपाउंड है। इसको लिख दूं आप लोगों के लिए, पामेटली कंपाउंड। ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका पिनेटली कंपाउंड है, पिनेटली कंपाउंड, ये आपका सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ। अच्छा, पामेटली कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर आप देखोगे कि पीटियोल, जो आपका पीटियोल है, वहां पर एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है जहां से सारे लीफलेट्स जो है निकल रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप देखोगे सारे जो लीफलेट्स है वो एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पामेटली कंपाउंड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पामेटली कंपाउंड बोलते हैं। 2000 करोड़ की मालकिन, ठीक है, आई बात समझ में, एक कॉमन पॉइंट होता है ना, एक कॉमन पॉइंट होता है। चल यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस द रीचेस व्हिच रिप्रेजेंट द मिड रिब ऑफ द लीफ एज अ नीम, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। इन पामेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पीटियोल, पीटियोल के टिप पे एक कॉमन पॉइंट है जहां से सारे लीफलेट्स जो है वो अटैच होते हैं, है ना, यहाँ से निकल रहे हैं इस तरीके से, यहाँ से ऐसा एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं, है ना, ये एक कॉमन पॉइंट से अटैच है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पामेटली कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल क्या आ जाएगा इसका, सिल्क कॉटन, एग्जांपल है इसका सिल्क कॉटन। ठीक है, आगे समझ में, आई होप अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, सिंपल लीफ क्या होता है, कंपाउंड लीफ क्या होता है, कंपाउंड लीफ में पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल याद रखना, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है फुल ऑफ एग्जांपल्स है, तो प्लीज एग्जांपल्स को याद करना। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्कूल एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो बनते हैं सारे एग्जांपल से ही बनते हैं। ठीक है, थियरी में हो सकता है कि आपसे डिफरेंसेस पूछ लिया जाए, भाई सिंपल लीफ क्या होता है, कंपाउंड लीफ क्या होता है, पिनेटली एंड पामेटली में क्या डिफरेंस है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए विद एग्जांपल्स, है ना, विद एग्जांपल्स। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइलोटेक्सी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी क्या होता है, फाइलोटेक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। ठीक है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है स्टेम पर और ब्रांच पे, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोटेक्सी बोलते हैं। सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी। सबसे पहला है अल्टरनेट, दूसरा है ऑपोजिट एंड तीसरा आता है आपका वोल्ड, है ना। पहला अल्टरनेट, दूसरा ऑपोजिट एंड तीसरा वोल्ड। अगर मैं अल्टरनेट की बात करूं तो यहाँ पर एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ अराइज हो रही है। देखो ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ठीक है, एक नोड से एक ही लीफ अराइज हो रही है ना। तो यहाँ पर देखो अल्टरनेट मैनर में ये अरेंज है ना, अल्टरनेट, एक इधर से इधर, इधर इधर इधर। इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की अरेंजमेंट को, या फिर इसका अगर टर्म यूज करूं तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। एग्जांपल चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा है आपका ऑपोजिट। ऑपोजिट यहाँ पर एक नोड से 2 लीफलेट्स अराइज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट से 2 अराइज हो रही है। ठीक है, वो भी ऑपोजिट, मतलब देखो नाम से आपको पता चल जाएगा, नाम से अल्टरनेट है तो अल्टरनेटिवली अरेंज, ऑपोजिट है तो ऑपोजिट होंगे। ठीक है, ऑपोजिट ऑपोजिट ऑपोजिट, तो यहाँ पर ऑपोजिट ये प्रेजेंट होती है ना। यहाँ पर एक पॉइंट से 2 निकल रही है। एग्जांपल क्या है, कैलिट्रॉपिस और गुआवा। वोल्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टेम से लीव्स जो है उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, स्टेम से ही लीव्स जो है आपकी निकल रही हैं, अराइज हो रही है। ऐसे फाइलोटेक्सी को हम लोग वोल्ड बोलते हैं। यहाँ पर ये स्टेम से निकल रही है, स्टेम से। ठीक है, स्टेम से। एग्जांपल क्या हो जाएगा, एल्स्टोनिया। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड फाइलोटेक्सी हो जाएगा, वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। ठीक है, चल नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक मिनट आपको फोटो दिखा देती हूँ। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये आप फोटो देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका अल्टरनेट है ना, ये वाला अल्टरनेट है, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। यहाँ पर लीफ देखोगे कैसे अल्टरनेटली अरेंज है ना, एक नोड से एक ही निकल रहा है, एक नोड से एक, एक नोड से एक, एक नोड से एक। और ये वाला देखोगे ऑपोजिट है ना, ये वाला ऑपोजिट है। यहाँ पे एक पॉइंट से 2 निकल रही है। ठीक है, तो ये ऑपोजिट। ठीक है, और ये वाला आपका वर्ल्ड हो जाएगा, ये वाला वर्ल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इन्फ्लोरेसेंस।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, चलिए इसको समझते हैं फटाफट से। इन्फ्लोरेसेंस, सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है उसको समझो। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जो आपका एपेक्स है ना, जो आपका टिप है, या तो वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, या तो वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर वो फ्लावर में नहीं टर्मिनेट होगा और कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। ठीक है, समझे बात को। यहाँ पर क्या बोला, इन्फ्लोरेसेंस का क्या मतलब है कि आपका एपेक्स जो है वो टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में और उसका ग्रोथ बंद हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, या तो वो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा, दैट मींस वो टर्मिनेट नहीं हुआ है फ्लावर में, जो टिप है वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, चलो अब इसी के हिसाब से हमारे पास दो टर्म्स हैं, रेसमोस एंड साइमोस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास दो टाइप की है, रेसमोस एंड साइमोस। रेसमोस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ पर जो आपके यंगेस्ट फ्लावर है वो आपके बेस पे सॉरी टॉप पर होते हैं, है ना, जो आपके यंगेस्ट फ्लावर है वो टॉप पर होते हैं, और वहीं पे जो आपके मैच्योर और ओल्डेस्ट फ्लावर है वो आपके बेस पे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो ये आपका सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर, ये आपका मैच्योर और ओल्डेस्ट फ्लावर है जो बेस की साइड में है, मतलब नीचे की साइड में, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे यहाँ पर आपका यंगेस्ट फ्लावर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका यंगेस्ट फ्लावर होता है। इन्फ्लोरेसेंस इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। सो इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास दो टाइप की होती है, रेसमोस एंड साइमोस, डिपेंडिंग अपॉन वेदर आपका जो एपेक्स है वो फ्लावर में डोमिनेट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो रेसमोस हमारे पास इसमें अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो यंगेस्ट फ्लावर आपका टॉप पर होता है और ओल्डेस्ट और मैच्योर आपका बेस पर होता है। यहाँ पर ग्रोथ अनलिमिटेड है क्योंकि जो एपेक्स है वो फ्लावर में डोमिनेट नहीं हुआ है ना, तो इसका जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होता है। वहीं पे अगर मैं साइमोस की बात करूं तो यहाँ पर जो आपके यंगेस्ट फ्लावर है वो बेस पर होंगे, यंगेस्ट फ्लावर आपके बेस, इसका उल्टा ऑपोजिट कर लो, है ना, बिल्कुल ऑपोजिट कर लो, यंगेस्ट फ्लावर बेस पर होंगे और जो आपके ओल्डेस्ट और यू कैन से मैच्योर फ्लावर्स होंगे वो टॉप पर होंगे, है ना। इस ऑर्डर को, इस टाइप की अरेंजमेंट को हम बेसिपेटल ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिपेटल ऑर्डर बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, जहां पर आपके मैच्योर और ओल्ड फ्लावर जो है नीचे हो, बेस की साइड में हो, और यंग फ्लावर ऊपर की साइड में हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो फ्लावर है वो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, मतलब जो आपका एपेक्स है वो टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, है ना, टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है। यहाँ पर साइमोस में आपकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होगी। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए रेसमोस एंड साइमोस में तो ये 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, है ना, ये तीनों पॉइंट्स आप लिख सकते हो रेसमोस एंड साइमोस में। ठीक है, एक बार फटाफट से फोटो दिखाती हूँ, ये देखो, ये आपका रेसमोस है एंड दिस इज साइमोस, है ना, रेसमोस एंड साइमोस। यंग फ्लावर आपका कहां पर है, यंग फ्लावर आपका टॉप पर है और ओल्ड फ्लावर बेस पर है ना। यहाँ पर देखोगे फ्लावर जो है एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। अब आप फ्लावर बोले जा रहे हो, आपने इन्फ्लोरेसेंस भी बता दिया कि भाई इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, बट आखिर में फ्लावर बन कैसे रहा है ना, फ्लावर बन कैसे रहा है। तो बेटा जो फ्लावर होता है वो फॉर्म होता है आपके शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल से। किससे, कौन से सेल से फॉर्म होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल से फॉर्म होता है। तो शूट एपिकल मेरिस्टम के जो सेल्स है दे कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, है ना। अब देखो सुनो मेरी बात, ये समझो, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, ये आपके नोड्स है। यहाँ पर हर नोड पे डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, जैसे कि इस पे सेपल्स प्रेजेंट है, इस पे पेटल्स प्रेजेंट है, इस पे एंड्रोशियम और इस पे गाइनोशियम। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, फ्लावर कैसे डेवलप होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। अब ये जो आपका जो इंटरनोड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होगा क्योंकि आप कंप्रेस कर रहे हो। ठीक है, एक्सिस जो है वो कंप्रेस हो जाएगी और नोड्स और इंटरनोड के जो बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, फ्लावर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सिस जो है वो पूरी कंप्रेस हो गई, आपने क्या किया, उसको कंप्रेस कर दिया, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, तो कंप्रेस्ड एक्सिस, है ना, कंप्रेस्ड एक्सिस। इस तरीके से आपका फ्लावर फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका फ्लावर फॉर्म होता है। अब हम फ्लावर की बात कर लेते हैं, इतना फ्लावर कर ही रहे हैं तो एक बार फ्लावर के बारे में भी हम लोग सारी चीजों को समझ लेते हैं, है ना। चलो, ये रहा डायग्राम। ठीक है, ये रहा डायग्राम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, ये देखो, या नीचे से स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल नीचे से। ये क्या है आपका, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है इसको बोलते हैं पेडिसल। इसको क्या बोला जाता है, पेडिसल बोला जाता है। ये आपका क्या है, फैमिली फंक्शन, आपका क्या है, स्टॉक ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्या है ये, स्टॉक ऑफ फ्लावर। ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसा मटके जैसा, है ना, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। इसके ऊपर सारे स्ट्रक्चर जो है वो टिके हुए हैं। ठीक है, क्या है, सारे स्ट्रक्चर जो है वो टिके हुए हैं, ये थैलेमस हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैम ये क्या है ना, ये क्या जो आपने बना रखा है बेटा, ये आपका सेपल है ना, एक यूनिट जो है ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये सेपल है, और सेपल के वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपने मैम बड़े सुंदर सुंदर से कलरफुल हॉट पिंक में जो आपने फ्लावर मतलब ये कुछ तो बनाया हुआ है, ये क्या है बेटा, ये है आपके पेटल्स, है ना, ये क्या है आपके पेटल्स। और यूजुअली जो पेटल्स होते हैं वो काफी ज्यादा ब्राइट कलर के होते हैं क्योंकि इनको क्या अट्रैक्ट करना होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करना होता है, तो इनको बहुत अट्रैक्टिव होना पड़ता है। ठीक है, मतलब इन फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं काफी ज्यादा अच्छे एकदम ब्राइट कलर के होते हैं ताकि ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो ये आपके पेटल्स हो गए। अब जो वॉल ऑफ पेटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। वॉल ऑफ पेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, ये आपके पेटल्स हो गए, वॉल ऑफ पेटल को हम लोग कोरोला बोलते हैं। अब इधर आ जाते हैं, है ना, ये ऐसा कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है मैम हमें, क्या है ये, क्या है ये स्ट्रक्चर, तो बेटा ये है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्या है ये, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पर ये आपका पिस्टल है और पिस्टल है, इसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं, इसका दूसरा नाम कार्पेल है। इसके भी 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो आपको ऐसा डंडे जैसा लंबा ऐसा गर्दन जैसा पार्ट दिख रहा है जैसे स्टाइल, है ना, स्टाइल है। और ये वाला जो पार्ट है ये ओवरी है। ठीक है, जो आपका स्टिग्मा है वो प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, यहाँ पर आपके पोलन ग्रेन्स आकर लैंड करते हैं, है ना, क्या करते हैं, लैंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आपका गाइनोशियम बोल रही हूँ, सॉरी, पिस्टल और कार्पेल है, इसके वॉल को हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला, इसके वॉल को हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। आगे बात समझ में ना, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है मैम, है ना, ऐसा डंडी जैसा और ये ऐसा कुछ बनाया हुआ है आपने बेटा, ये है आपका स्टेमन। ये आपने 9th 10th में भी पढ़ाई होगा, है ना, 9th 10th में भी पढ़ाई होगा। ये आपका स्टेमन है, स्टेमन है, इसके भी 2 पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एडर, और ये जो जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये किसके पार्ट है, आपके स्टेमन के पार्ट होते हैं। और वॉल ऑफ स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। चलो, अब ध्यान से सुनना, एंथर एंड फिलामेंट, ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन है स्टेमन। वॉल ऑफ स्टेमन को हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इन टर्म्स में कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से सुनना ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को, है ना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो वॉल ऑफ स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, और एंथर और फिलामेंट मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इधर आ जाओ, सिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये क्या है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हम लोग पिस्टल और कार्पेल बोलते हैं। वॉल ऑफ पिस्टल को हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। तो अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, एंथर क्या है, फिलामेंट क्या है, स्टेमन क्या है ना, बच्चे पूछ रहे थे मैम एंड्रोशियम क्या है, मैम गाइनोशियम क्या है। बेटा
वैसे तो तुम लोग 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, है ना, तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। एंड्रोशियम क्या है, वॉल ऑफ स्टेमन, और गाइनोशियम क्या है, वॉल ऑफ पिस्टल। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि भाई और क्या क्या चीजें हैं, और क्या क्या चीजें हैं। देखो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये चारों मिलकर आपका कंप्लीट फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, चारों वॉल मिलकर आपका कंप्लीट फ्लावर बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक वॉल मिसिंग होगा तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा, उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये जो कैलिक्स और कोरोला है इनको हम लोग एक्सेसरी वॉल बोलते हैं, और जो आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम है इसको हम लोग एसेंशियल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसेंशियल वॉल बोलते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में कौन से वॉल काम में आते हैं? आपके एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स एंड कोरोला, कोरोला आपके पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने में काम में आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चल अच्छा, अब समझो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने बोला कि अगर कोई भी वॉल एब्सेंट होगा तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। तो अगर किसी किसी में क्या होता है कि कैलिक्स और कोरोला जो है वो फ्यूज होते हैं। ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला जो है वो फ्यूज होते हैं। तो टोटल आपके पास कितने वॉल होंगे? एक कैलिक्स कोरोला तो है बट वो फ्यूज है, तो एक हो गया वो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो टोटल आपके पास 3 वॉल हो गए। कितने वॉल हुए? 3 वॉल हो गए हैं। अब 3 वॉल जैसे मैंने बोला, एक भी वॉल अगर मिसिंग होगा तो वो कंप्लीट फ्लावर तो नहीं होगा, इसको हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। ऑल्सो कैलिक्स और कोरोला जब फ्यूज होते हैं तो उसको हम लोग पेरियंट बोलते हैं। याद रखना ये टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरियंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कंप्लीट फ्लावर क्या होता है और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो और कुछ समझते हैं, और सारी चीजों को समझते हैं। अगर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये जितनी भी टर्म्स आपकी बुक में दिया हुआ है वो सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर कर रही हूं। ठीक है, सारा कंफ्यूजन आपका मैं क्लियर कर रही हूं। ठीक है, क्लियर कर रही हूं कि अगर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एक ही फ्लावर पे या फिर सेम फ्लावर पर प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। आपकी बुक में टर्म्स दिए गए हैं, है ना, तो उसी टर्म्स को हम लोग समझ रहे हैं, उन्हीं को हम लोग अच्छे से जो भी डाउट है उसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी भी टर्म में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी ना हो। चल, तो जैसे मैंने बोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम अगर सेम फ्लावर पर प्रेजेंट है ना, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम अगर सेम फ्लावर पर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और वहीं पर अगर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंट फ्लावर्स पर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है, अगर सिर्फ पिस्टल्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। अगर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में है ना? चल आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भाई हमने फ्लावर को ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री भी डिवाइड किया हुआ है ना, फ्लावर्स को हमने डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सो वी हैव एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर एंड एसिमेट्रिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक क्या डिफरेंस है? सबने एनिमल किंगडम पढ़ लिया है, सबको लेटरल सिमेट्री क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, सारी चीजें सबको क्लियर होगी। ठीक है, अगर मैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की बात कर रही हूं तो यहां पर ऐसे फ्लावर्स जो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री मतलब आप किसी भी प्लेन से काट लो, इनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। एग्जांपल आ जाएगा मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, है ना, धतूरा, मस्टर्ड एंड चिली। वहीं पे अगर मैं ज़ाइगोमॉर्फिक की बात करूं तो ज़ाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल सिमेट्री, कि भाई एक ही प्लेन से अगर आप कट करोगे तो ही इनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना। एग्जांपल क्या आ जाएगा? पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। ठीक है, नेक्स्ट एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मतलब भाई किसी भी प्लेन से काट लो, इनको दो इक्वल हाफ्स में आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। एग्जांपल है काना। ठीक है, चलो अब इसकी मैं एक बार फोटो दिखा देती हूं आपको फटाफट से, है ना। ये देखो मस्टर्ड, प्यारा सुंदर सुंदर सा मस्टर्ड, पे धतूरा है, फिर चिली है। ये क्या शो कर रहे हैं? आपकी रेडियल सिमेट्री को शो कर रहे हैं कि आप भाई किसी भी प्लेन से काट लो, किसी भी प्लेन से काट लो, हमें दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लोगे, है ना। इधर भी किसी भी प्लेन से काट लो, ये आदमी 500 किलो के प्लेन से काट लो, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लोगे। यहाँ पर भी, है ना, तो ये क्या है? आपकी क्या शो कर रहे हैं? रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैं दूसरों की बात करूं, यहाँ पर आ जाओ बीन, पी, गुलमोहर की, तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप इसको सिर्फ इसी प्लेन से काटोगे तो ही इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाओगे, एक ही प्लेन से काटोगे तो ही इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाओगे, एक ही प्लेन से काटोगे तो ही इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाओगे, है ना। तो ये क्या शो कर रहे हैं? आपके बायलेटरल सिमेट्री को शो कर रहे हैं। अब कुछ और टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। एसिमेट्रिक तो मतलब वही है कि आप उनको नहीं डिवाइड कर सकते हो, है ना। कुछ और टर्म्स आपकी बुक में दिया हुआ है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों को, दैट इज ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। मैम इन तीनों में क्या डिफरेंस है? हमारा तो दिमाग ही खराब हो चुका है ये पढ़ पढ़ के। बेटा अभी तो तुम प्लांट फिजियोलॉजी में नहीं आए हो, आना, है ना। जो बच्चे हैं ना, जो अभी बैच वाले बच्चे हैं, बेचारों की हालत खराब है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ग्लाइकोलाइसिस, क्राफ्ट साइकिल, है ना, उनकी बहुत हालत खराब है। बोलते हैं मैम इससे तो अच्छा हम लोग कॉमर्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो भाई हालत तो खराब है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपके पास ट्राइमेरस। अगर मैं ट्राइमेरस की बात करूं, ट्राई मतलब होता है 3, है ना। क्या है? ट्राई का मतलब है 3। अगर फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3 तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइमेरस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला गया? उसको ट्राइमेरस बोला गया। वहीं पे टेट्रामेरस क्या है? अगर फ्लोरल अपेंडेजेस जो है दे आर इन मल्टीपल 4 तो उनको क्या बोलते हैं? टेट्रामेरस बोलते हैं। वहीं पे अगर मैं पेंटामेरस की बात करूं तो यहाँ पे कितने होंगे? 5, है ना। कितने मल्टीपल में होंगे? 5 के मल्टीपल में होंगे। अब मैं फ्लोरल अपेंडेजेस आप बोल रहे हो, फ्लोरल अपेंडेजेस का क्या मतलब होता है? फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब हो गया आपका सेपल्स, आपके पेटल्स, आपके स्टेमन और पिस्टल। ठीक है, समझ में आया फ्लोरल अपेंडेजेस क्या है? तो अगर आपका सेपल 3 के मल्टीपल में है तो वो ट्राइमेरस हो जाएगा, अगर 4 के मल्टीपल में है तो वो टेट्रामेरस हो जाएगा, अगर 5 के मल्टीपल में है तो वो आपका पेंटामेरस हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूं। ये देखो, ये ट्राइमेरस है ना। तो अगर आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, है ना, 3 के मल्टीपल में। इसके इसको भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो ये हुआ नहीं ट्राइमेरस, 3 के मल्टीपल में है ना। फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल में है तो ये आपका ट्राइमेरस हो जाएगा। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा है टेट्रामेरस। यहां पर आप काउंट करोगे, अगर आप पेटल्स को काउंट करोगे तो 1 2 3 4, ठीक है। सेपल को काउंट करोगे तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 के मल्टीपल में हो गया तो टेट्रामेरस। फिर आते हैं हम लोग पेंटामेरस पे। पेंटामेरस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पेटल्स 1 2 3 4 5 पेटल्स है ना। तो ये 5 के मल्टीपल में है, दैट मींस पेंटामेरस। आगे बात समझ में सो आई होप कि अभी आपको ट्राइमेरस क्या होता है, पेंटामेरस क्या होता है, टेट्रामेरस क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और अब हम अपनी कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक और टर्म आपकी बुक में इस्तेमाल किया गया है, दैट इज ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। इसमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले समझो कि ब्रैक्ट क्या होता है ना। ब्रैक्ट क्या होता है उसको मैं समझाती हूं, उससे आप समझ जाओगे कि ब्रैक्टिएट फ्लावर क्या है और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर क्या है। ठीक है, ब्रैक्टिएट फ्लावर वो है जिसमें एक छोटा सा स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ पेडिसल, है ना। पेडिसल के बेस पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ब्रैक्ट बोलते हैं। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे? ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल था, है ना। ई ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट एब्सेंट है ना। ब्रैक्ट एब्सेंट है तो हम उसको ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे। जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे, मैं आपके लिए इमेज भी लेकर आई हूं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेडिसल के पास ये देखो ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये कैसा फ्लावर हो गया? ब्रैक्टिएट फ्लावर हो गया। और वही अगर ये लीफ जो है एब्सेंट होगी तो ये क्या हो जाएगा? ई ब्रैक्टिएट हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम होपिंग अभी आपको इस टर्म में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। बहुत अच्छी बात है। चलो अब हमने फ्लावर को ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी भी डिवाइड किया हुआ है ना। सो फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी वी हैव हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। ठीक है, क्या है? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हाइपोगाइनस क्या है। हाइपो मतलब बिलो, हाइपो मतलब बिलो, गाइनस मतलब
गाइनोशियम, यहाँ पर हम किसको भाव दे रहे हैं, हम ओवरी को भाव दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किसको भाव दिया जा रहा है, ओवरी को भाव दिया जा रहा है, उसके बेसिस पे, पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर आप गाइनोशियम देखोगे तो यहाँ ये गाइनस का मतलब होता है गाइनोशियम, यहाँ पर अगर आप ओवरी को देखोगे तो यहाँ पर सुपीरियर ओवरी होगी। दैट मींस जितने भी आपके अदर स्ट्रक्चर्स है ना, अदर स्ट्रक्चर्स है वो उसके नीचे होंगे, है ना। हाइपो मतलब बिलो, अदर स्ट्रक्चर्स दे आर सिचुएटेड बिलो, किसके, ओवरी के नीचे, ठीक है। तो ये आपका जो ओवरी होगा वो सुपीरियर ओवरी होगा, बाकी के स्ट्रक्चर जो है वो नीचे होंगे। दूसरा सबसे पहले एपिगाइनस समझ लेते हैं। एपिगाइनस की अगर मैं बात करूं तो गाइनस का मतलब होता है गाइनोशियम, एपी मतलब अबव, एपी मतलब अबव, गाइनोशियम मतलब गाइनस मतलब गाइनोशियम। तो यहाँ पर जो ओवरी होगी वो इंफीरियर ओवरी होगी। यहाँ पर मेरे पास इमेज है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। ये देखो, ये जो आपका डी वाला है ये एपिगाइनस, यहाँ पे आप देखोगे कि ओवरी जो है कंप्लीटली आपके थैलेमस के अंदर है ना, कंप्लीटली थैलेमस के अंदर है। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हाइपोगाइनस है ना, और ये जो आपके बी एंड सी है दिस इज योर पेरिगाइनस, है ना, पेरिगाइनस, और ये वाला आपका एपिगाइनस हो गया। तो यहाँ पर ओवरी जो है वो इंफीरियर ओवरी होगी और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है ना, बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है वो ऊपर होंगे, अबव होंगे, राइट। आई बात समझ में। तीसरे में आते हैं पेरिगाइनस, पेरी से नाम समझ में आ रहा है, पेरिफेरी, है ना, पेरी से नाम समझ में आ रहा है, पेरिफेरी। यहाँ पर जो ओवरी होगी वो हाफ इंफीरियर होगी, है ना। दैट मींस यू कैन से सेम लेवल पे होंगे ओवरी भी और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो देख लो, ये वाला आपका हाइपोगाइनस है ना, हाइपो, बाकी के स्ट्रक्चर नीचे है, ओवरी सुपीरियर है। ये बी एंड सी जो है आपका पेरिगाइनस है, जिसमें आपकी जो ओवरी होती है वो हाफ इंफीरियर होती है, और डी जो है इसमें आपकी जो ओवरी होगी वो इंफीरियर ओवरी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हाइपोगाइनस के देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं पेरिगाइनस की बात करूंगी, पेरिगाइनस में आ जाएगा प्लम, पीच और रोज, और आपके एपिगाइनस में आ जाएगा गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। तो एग्जांपल्स को याद रखना, ठीक है। एग्जांपल्स को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। मैम एग्जांपल कैसे याद करें, बहुत दिक्कत होती है बेटा। एग्जांपल याद करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, बार-बार इसको रिवाइज करो, है ना। अगर लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, लिखो और उसको बार-बार रिवाइज करो, बस यही सॉल्यूशन है, बाकी और कोई सॉल्यूशन नहीं है। निमोनिक इतना ज्यादा काम में नहीं आएगा, फिर ऐसा होगा कि निमोनिक को याद करने के लिए आपको एक और निमोनिक की जरूरत पड़ेगी। तो मैं चाहती हूं कि आप काम करो, जितने भी एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं उसको लिखो पहले, और उसके बाद उसको बार-बार रिवाइज करो। जब बार-बार रिवाइज करोगे तो चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। आगे बात समझ में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अभी तक हमने ये वाला टॉपिक कर लिया, फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले कैलिक्स एंड कोरोला, मतलब सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा-थोड़ा उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले कैलिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कैलिक्स हम किसको बोल रहे हैं, वॉल ऑफ सेपल्स को बोलते हैं, ठीक है। कैलिक्स किसको बोला जाता है, वॉल ऑफ सेपल, मतलब एक यूनिट क्या है, सेपल है ना, उसके पूरे वॉल को मैंने क्या बोला, कैलिक्स बोला, ठीक है। अब ये जो कैलिक्स है ये आउटर मोस्ट वॉल होता है, ग्रीन कलर का होता है, और इसका क्या मेन फंक्शन होता है, ये आपके फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। आगे बात समझ में, यस मैम, बहुत अच्छे से समझ में हमें आ चुकी है। अब मैं अगर कैलिक्स की बात करूं तो कैलिक्स आपका फ्री भी हो सकता है ना, फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं। दैट मींस कैलिक्स मतलब उनके जो मेंबर्स है, सेपल्स की बात करूं तो सेपल्स आपके फ्री भी हो सकते हैं एंड फ्यूज भी हो सकते हैं। अगर फ्री होते हैं तो उसको हम ओलीसेपल्स बोलते हैं, अगर फ्यूज होते हैं तो उसको हम लोग गेमोसेपल्स बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। वहीं पे हम कोरोला पे आ जाते हैं। कोरोला की अगर मैं बात करूं तो कोरोला किसको बोला जाता है, वॉल ऑफ पेटल्स को बोला जाता है, ठीक है। इसके अगर आप इंडिविजुअल मेंबर्स देखोगे तो क्या है, पेटल्स है ना, पेटल्स से मिलकर आपका कोरोला बना हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे जो पेटल्स है ये भी आपके फ्री हो सकते हैं और फ्यूज हो सकते हैं, है ना। अगर फ्री है तो इनको पोली पेटल्स बोला जाएगा, अगर फ्यूज और यूनाइटेड है मतलब जुड़े हुए हैं तो इनको गेमोपेटल्स बोला जाएगा, गेमोपेटल्स बोला जाएगा। आगे बात समझ में, है ना, सबको बात समझ में आ गई। चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है मैम, अब इतने नए नए नाम आप लेकर आए हो हमारे लिए मैम। एक तो हम लोग इतने छोटे छोटे बच्चे बस अभी 10वीं से 11वीं में आए हैं, और आपने तो भाई बायो का तो क्या तूफान मचा दिया है। इतने सारे सिलेबस, वो पहले तो इतने सारे चैप्टर्स, उसमें से भी ऐसे अजीब अजीब से चैप्टर्स। फिर से बता दो बेटा, थोड़ा सा और आगे आओ, जब मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी ना तब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, दीस चैप्टर्स आर इजीएस्ट चैप्टर, आपके पूरे जितना भी चैप्टर है ना 11th में सब में से इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। तो अगर इसमें ही ऐसा लग रहा है तो बेटा फिर तो सोचने वाली बात है ना, सोचना थोड़ा जरा कि क्या मैंने सही लिया है, क्या मैंने सही स्ट्रीम लिया है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेहनत करोगे तो भाई कुछ भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, एस्टिवेशन की अगर मैं बात करूं तो एस्टिवेशन क्या होता है, आपके कैलिक्स एंड कोरोला का अरेंजमेंट ऑन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल। अगर मैं कैलिक्स की बात करूं तो कैलिक्स के मेंबर कौन है, सेपल्स है, उनका अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ। अगर मैं कोरोला की बात करूं तो कोरोला के मेंबर्स कौन है, मतलब पूरा कोरोला इज वॉल, उसके मेंबर्स कौन है, पेटल्स है ना। तो आपस में पेटल्स का क्या अरेंजमेंट है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। पहला आ जाएगा वेलवेट एस्टिवेशन, दूसरा आ जाएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तीसरा है इम्ब्रिगेट, और चौथा आपका आ जाएगा वेक्सिलरी, ठीक है। चौथा क्या आ जाएगा आपका वेक्सिलरी, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट, वेक्सिलरी। इसके एग्जांपल्स बाद में देखेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें, है ना। वेलवेट में क्या होता है, फिर आपके इम्ब्रिगेट में क्या होता है, फिर वेक्सिलरी में क्या होता है, और फिर आपके ट्विस्टेड में क्या होता है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग समझते हैं वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है। वेलवेट एस्टिवेशन में अगर आप देखोगे, हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, कोरोला लिया हुआ है, उसके मेंबर्स पेटल्स लिए हुए हैं, ठीक है। ये देखोगे यहाँ पर ये ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब जुड़े हुए तो नहीं है, मतलब इस तरीके से अरेंज, जैसे मैंने क्या किया, एक बच्चा ऐसे खड़ा करा और साथ में मैंने एक और बच्चा खड़ा किया, है ना, और ऐसे ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है ना, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के एस्टिवेशन को हम लोग वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से इसको हम लोग वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में अगर आप देखोगे, जैसे मैंने अभी बच्चे को ऐसे रखा था और मेरे साइड में ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं। इस टाइप के एस्टिवेशन को हम लोग ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा आपका है इम्ब्रिगेट। इम्ब्रिगेट में देखोगे कि मैम ये भी तो सेम है, ये भी तो ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने देखा इसमें भी ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें भी तो ओवरलैपिंग हो रही है, बट इसमें ओवरलैपिंग तो हो रही है, आप सही हो, बिल्कुल सही हो, बट यहाँ पर रैंडम ओवरलैपिंग हो रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग हो रही है, मैं मान रही हूँ आपकी बात, बट यहाँ पर रैंडमली ओवरलैपिंग हो रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है। इस टाइप के एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के एस्टिवेशन को हम लोग इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन बोलते हैं। अब आ जाओ चौथे पे, चौथा इज वेक्सिलरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ना आपके पास 5 पेटल्स होते हैं। वेक्सिलरी में आपके पास 5 पेटल्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड पेटल होता है, 2 विंग्स होते हैं एंड 2 नील होता है, सॉरी कील होता है, नील नहीं, कील कील कील, है ना, कील कील होता है ना, ठक 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 वही वाला। तो कील एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होते हैं और 2 कील होता है। ये वाला स्टैंडर्ड हो गया, है ना, ये वाला आपका स्टैंडर्ड पेटल हो गया। उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड पेटल है ये ओवरलैप करता है आपके विंग्स को, है ना, 2 लेटरल पेटल्स होते हैं उनको ओवरलैप करता है। फिर ये जो विंग्स है ये किसको ओवरलैप कर रहे हैं, आपके कील को, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं, ठीक है। तो वी हैव 5 पेटल्स, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग्स होते हैं, ये जो साइड में पेटल्स इनको हम विंग्स बोलते हैं, और ये जो अंदर वाला है इसको हम लोग कील बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अब इसके एग्जांपल्स को फटाफट से देख लेते हैं। तो वेलवेट का जो एग्जांपल है दैट इज कैलोट्रोपिस, फिर ट्विस्टेड का जो एग्जांपल है चाइना रोज,
लेडी फिंगर एंड कॉटन, इम्ब्रिकेट में आ जाएगा केशिया एंड गुलमोहर, और इसमें आ जाएगा पी एंड बीन फ्लावर। ठीक है, एग्जांपल्स याद रखना, अगेन आई एम रिपीटिंग, बार-बार मैं रिपीट कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज घुस जाए कि एग्जांपल्स याद करने हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, याद कर लोगे, मुझे पता है तुम लोग अच्छे बच्चे हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज एंड्रोशियम, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज एंड्रोशियम। तो यार एंड्रोशियम तो मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि एंड्रोशियम किसे बोलते हैं, वॉल ऑफ स्टेमन को बोलते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड वॉल है। जैसे कि कैलिक्स जो था आपका फर्स्ट आउटर मोस्ट वॉल था, कोरोला आपका सेकंड वॉल होता है, फिर थर्ड वॉल आपका एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम है क्या, वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूं तो जैसे मैंने बोला वॉल ऑफ स्टेमन, तो अब यहां पर एक बार स्टेमन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ऑल्दो मैं आपको उधर भी करवा चुकी हूं, बट एक बार फटाफट से फिर से देख लेते हैं, एक बार फटाफट से फिर से देख लेते हैं। आ जाओ, तो यहां पर आप देखोगे ये आपको एक स्टॉक दिख रही है, पूरा स्टेमन है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये स्टॉक है जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। अगर मैं एंजियोस्पर्म के एंथर की बात करूं तो ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का क्या मतलब होता है, बाइ मतलब टू, लोब्ड मतलब दो लोब्स होते हैं इसके। ठीक है, क्या होते हैं, दो लोग होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखूं, अगर मैं इस एंथर को कट करके इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखूं तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपको ऐसे कॉर्नर्स पे कैविटीज मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है उसको हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोला, क्योंकि टेट्रा मतलब होता है चार, तो चार माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो एक लोब में दो होते हैं, तो दो लोब्स हैं तो टोटल चार माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। ठीक है, टोटल चार माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। ऑलराइट, चलो अब इन्हीं में आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं, है ना। जब जिस टाइम पर पोलन ग्रेन्स बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोलन सैक्स, है ना। जैसे कि अगर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, जिसमें पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं पोलन सैक्स, पोलन की बोरियां। ठीक है, पोलन सैक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑलराइट, आई बात समझ में, है ना। तो यहाँ पर देखोगे ये आपका पोलन ग्रेन इधर भरा हुआ पूरा ये आपका पोलन सैक्स है। ठीक है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। आगे बात समझ में। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, नेक्स्ट पढ़ना है कि भाई अब ये जो एंथर है, सॉरी एंथर कह रही हूं, स्टेमन है, स्टेमन का जो फिलामेंट होता है उसका जो लेंथ है वो भी वेरी करता है। ठीक है, उसका जो लेंथ है वो भी वेरी करता है। अब आप बोलोगे मैम ये तो हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, बेटा दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो सब दिखेगा, है ना। आपके एनसीईआरटी इज लाइक कि भाई चार क्या कहते हैं, चार लाइनों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देना। ठीक है, तो दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि दिया नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है ना, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है ऐसा कुछ भी चीज नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो लेंथ है फिलामेंट का ये वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो है टेट्राडाइनमस और एक है डाइडाइनमस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, टेट्राडाइनमस अगर आप देखोगे यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका पिस्टल हो गया, कार्पल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये आपका स्टेमन है। ठीक है, ये आपका स्टेमन है। यहाँ पर आप देखोगे कि आगे के जो स्टेमन है इनकी लेंथ ज्यादा है और जो पीछे वाले हैं इनकी लेंथ छोटी है। ठीक है, मतलब लेंथ किसकी, फिलामेंट की देखोगे तो फिलामेंट की, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राडाइनमस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राडाइनमस। वहीं पर अगर मैं डाइडाइनमस की बात करूंगी तो आगे जो देखोगे यहाँ पर जो लेंथ है आपके फिलामेंट की, आगे वालों की छोटी है और पीछे वालों की लंबी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाइडाइनमस। टेट्राडाइनमस एंड डाइडाइनमस, टेट्राडाइनमस एंड डाइडाइनमस। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक और टर्म लिखी हुई है, इसको स्टार मार्क करके लिखना, स्टेमिनोड, है ना। मतलब जो आपका स्टेमन है वो स्टेराइल है, कोई भी पोलन ग्रेन्स बना नहीं सकता है, कोई भी पोलन फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, उसको हम बोलते हैं स्टेमिनेड। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। ऑलराइट, आई बात समझ में। अच्छा, टेट्राडाइनमस की अगर मैं बात करूंगी तो इसके एग्जांपल में आ जाएगा मस्टर्ड, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। वहीं पे अगर मैं डाइडाइनमस की बात करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साल्विया, इसका एग्जांपल आ जाएगा साल्विया। ठीक है, अभी मैं आपको इमेज से दिखाऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे कि आगे के जो चार हैं ये काफी लंबे हैं, है ना, इनका जो फिलामेंट है वो काफी उनका लेंथ ज्यादा है, और पीछे वाले जो दो है वो छोटू से है, ये टेट्राडाइनमस हो गया। यहाँ पर देखोगे आगे के जो दो है इसका जो फिलामेंट का लेंथ काफी ज्यादा छोटा है, यहाँ पर पीछे वाले बड़े हैं, दिस इज डाइडाइनमस। ठीक है, एग्जांपल्स याद करना। नाउ भाई मस्त दिन था आज। नेक्स्ट क्या है कि जो आपके स्टेमन, अभी हम लोग एंड्रोशियम पे ही हैं, है ना, अभी हम लोग एंड्रोशियम पे ही हैं। अब जो स्टेमन है आपका वो फ्यूज भी हो सकता है ना, फ्यूज भी हो सकता है, या तो खुद के साथ ही फ्यूज हो सकता है, स्टेमन के साथ फ्यूज हो सकता है, या फिर दूसरे वॉल के साथ भी फ्यूज हो सकता है। ठीक है, या फिर दूसरे स्ट्रक्चर के साथ भी फ्यूज हो सकता है। अगर वो खुद के साथ ही फ्यूज है, इफ स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद देमसेल्व्स, उसको हम बोलते हैं कोहेशन। उसको क्या बोला जाता है, कोहेशन बोला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें आता है एडेल्फस। क्या आता है, एडेल्फस। इसका मतलब हम समझते हैं कि एंथर जो है इसमें वो फ्री है, बट फिलामेंट जो है वो फ्यूज होता है। देखो इस तरीके से एंथर जो है वो फ्री है, बट यहाँ पर फिलामेंट जो है वो फ्यूज होता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि फिलामेंट फ्यूज होता है। जो फ्यूजन हो रहा है वो कितने बंडल्स में हो रहा है, मतलब बंडल्स बन सकते हैं, है ना, बंचेस बन सकते हैं। तो अगर फ्यूजन हुई है तो कितने बंडल्स बने हैं। अगर इफ फिलामेंट इज फ्यूज्ड इन अ वन बंडल और बंच, उसको हम लोग मोनोडेल्फस बोलते हैं। ठीक है, अगर एक ही बंडल या फिर एक ही बंच बना है, एंथर फ्री है, फिलामेंट फ्यूजन का फ्यूजन हुआ है और वो फ्यूज होकर एक ही बंडल बना रहे हैं, तो उसको हम लोग मोनोडेल्फस बोलते हैं। वहीं पे अगर दो बंडल्स बन रहे हैं, है, जैसे कि ये आपकी फिलामेंट फ्यूज थी, एक बंडल बन गया, यहाँ पर दूसरा बंडल बन गया। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं डाइडेल्फस। ठीक है, डाइडेल्फस बोलते हैं, राइट। अच्छा, नाउ यहाँ पर अगर दो से ज्यादा हो, है ना, दो से ज्यादा हो तो उसको हम लोग पॉलीडेल्फस बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको, पॉलीडेल्फस बोला जाता है। बहुत सारे बंडल्स बन रहे हो फिलामेंट के फ्यूजन की वजह से, तो उसको हम लोग पॉलीडेल्फस बोलते हैं। तो मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस एंड आपका पॉलीडेल्फस। इसका एग्जांपल आ जाएगा चाइना रोज, इसका एग्जांपल आ जाएगा पी, और इसका एग्जांपल आ जाएगा सिट्रस। अभी मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, मैं नॉट यस, देखो यहाँ पर ये आपका मोनोडेल्फस है ना, ये क्या है आपका मोनोडेल्फस। यहाँ पर सिर्फ एक ही बंच बना हुआ है, मोनोडेल्फस। ये यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक ये वाला बंच है ना, एक ये वाला बंडल है और एक ये दूसरा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर डाइडेल्फस हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये, डाइडेल्फस हो गया। ठीक है, तीसरा वाला आपका पॉलीडेल्फस। पॉलीडेल्फस। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बंडल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे। आई बात समझ में, चल बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पॉलीएंड्रस। क्या होता है, पॉलीएंड्रस होता है जब आपका एंथर एंड फिलामेंट दोनों ही फ्री हो, उसको हम लोग पॉलीएंड्रस बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका कि जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेमन के साथ फ्यूज हो सकता है ना। अब स्टेमन अदर वॉल के साथ भी फ्यूज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एडहेशन। उसको बोला था कोहेशन, इसको हम बोलेंगे एडहेशन। अगर आपका स्टेमन दूसरे वॉल्स के साथ फ्यूज है, जैसे कि कोरोला के साथ फ्यूज हो गया, कोरोला के मेंबर्स कौन है, पेटल के साथ फ्यूज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एडहेशन। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास दो चीजें आती हैं, दैट इज एपिपेटलस और दूसरा आता है एपिफाइलस। ठीक है, क्या आता है, एपिपेटलस और एपिफाइलस। यहाँ पर एपिपेटलस में जो स्टेमन है वो फ्यूज होता है कोरोला के साथ।
ठीक है, जो आपका स्टेमन है वो किसके साथ फ्यूज हो रहा है, कोरोला के साथ। इसको हम बोलते हैं एपीपेटलस। इसको क्या बोला जाता है, एपीपेटलस बोला जाता है। एग्जांपल आ जाएगा ब्रिंजल। वहीं पे अगर मैं एपीफाइलस की बात करूं तो जो स्टेमन है वो किसके साथ फ्यूज हो रहा है, पेरियंस के साथ। याद है पेरियंस मैंने आपको बताया था, पेरियंस क्या होता है, जब कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज होते हैं उसको हम लोग पेरियंस बोलते हैं। तो जब आपका स्टेमन फ्यूज होता है पेरियंस के साथ उसको हम बोलते हैं एपीफाइलस। एग्जांपल यहां पर लिली आ जाएगा, लिली लिली, ठीक है। तो एपीपेटलस और एपीफाइलस। ऑलराइट, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको एक बार एपीपेटलस का फोटो दिखा देती हूं। यहां पर देखोगे, यहां पर जो आपका स्टेमन है इट इज अटैच्ड टू आपके पेटल्स के साथ, ठीक है, पेटल्स के साथ अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं एपीपेटलस, एपीपेटलस, ठीक है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं गाइनोशियम पे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गाइनोशियम पे। तो गाइनोशियम क्या है, ये आपका फोर्थ वॉल ऑफ फ्लावर है ना, फोर्थ वॉल ऑफ फ्लावर है। एंड गाइनोशियम को हम लोग वॉल ऑफ पिस्टल भी बोलते हैं। ये आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। चलो अब इसके एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा स्ट्रक्चर किसका, पिस्टल का, पिस्टल और कार्बन का। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिग्मा, जो एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है जहां पर पोलन ग्रेन्स आपके लैंड करते हैं। दूसरा होता है स्टाइल, स्टाइल यहाँ पे आपकी पोलन ट्यूब बनेगी और स्टाइल से जाकर एंट्री मारेगी ओव्यूल, मतलब ओव्यूल तक पहुंचेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये जो बल्ज्ड पार्ट लग रहा है ऐसा मटके जैसा, दिस इज कॉल्ड ओवरी, है ना, दिस इज कॉल्ड ओवरी। यहाँ पर ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड ओव्यूल, ये जो दिख रहा है ना ये आपका ओव्यूल है। और ये जो आपको ऐसा डंडा जैसा दिख रहा है इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा आपका एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। और ये जो स्पेस है जहां पर ये आपका ओव्यूल है, ये जो स्पेस है पूरा, इसको हम लोक्यूल और चेंबर भी बोलते हैं। तो तीन पार्ट्स में, सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म जहां पर पोलन ग्रेन्स आकर लैंड करेंगे, स्टाइल जो है पोलन ट्यूब को आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करेगा। फिर यहाँ पर ओवरी आ जाएगा, इसके अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल जिस कमरे में बैठा हुआ है उसको हम लोग लोक्यूल और चेंबर बोलते हैं। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट अब हम आते हैं कि भाई एक पिस्टल जो है, मतलब मैंने बताया ये पिस्टल है, तो अब पिस्टल एक भी हो सकता है, बहुत सारे पिस्टल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक पिस्टल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग मोनोकार्पिलरी बोलते हैं, ठीक है। इफ वन पिस्टल इज प्रेजेंट उसको हम मोनोकार्पिलरी बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग मल्टीकार्पिलरी बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। टर्म्स समझ में आना चाहिए, टर्म्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है ना। तो अगर एक पिस्टल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग मोनोकार्पिलरी बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग मल्टीकार्पिलरी बोलते हैं, ठीक है। अगर मल्टीकार्पिलरी है दैट मींस मल्टीपल कार्पल्स, तो कार्पल्स आपके फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं। अगर कार्पल जो है वो फ्यूज है तो उसको हम बोलते हैं थिन कार्पस, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, थिन कार्पस बोला जाता है। वहीं पे अगर आपके कार्पस जो है वो फ्री है तो उसको हम लोग एपोकार्पस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहां पर आ जाएगा थिन कार्पस का पैपिवर और एपोकार्पस का मिशेलिया, ठीक है। आई बात समझ में। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूं कि मल्टीकार्पिलरी मतलब मल्टीपल कार्पस। अभी जो कार्पस है ये फ्यूज भी हो सकते हैं एंड फ्री भी हो सकते हैं। अगर फ्यूज है तो उसको हम लोग थिन कार्पस बोलते हैं, एग्जांपल इज पैपिवर। अगर फ्री है तो उसको हम लोग एपोकार्पस बोलते हैं, जैसे कि आपका मिशेलिया। यहां पर एक बार फोटो दिखा देती हूं, ये देखो, ठीक है, ये देखो, है ना, ये आपका पैपिवर है, ये वाला जो है, तो ये आपका पैपिवर है जिसमें कार्पल्स जो है वो फ्यूज है और ये फ्री है। यहां पर देख रहे हो फ्री है सारे, फ्री कार्पल्स। ये क्या है, मिशेलिया, ठीक है। भाइयों और उनकी बहनों, भाइयों और उनकी बहनों, आगे बात समझ में। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रेजेंटेशन है। इसको हम लोग फटाफट से निपटाते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले समझो कि प्रेजेंटेशन आखिर क्या है ना। प्रेजेंटेशन तो आपने बोल दिया है, पर आखिर होता क्या है बेटा। प्रेजेंटेशन होता है कि आपके ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है प्लेसेंटा पे, है ना। आपके ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है प्लेसेंटा पे। प्लेसेंटा में बताया ना न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशन है। सबसे पहला मार्जिनल, दूसरा एक्साइल, तीसरा पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल प्रेजेंटेशन, ठीक है। बेसल प्रेजेंटेशन एक एक करके हम सारे प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे और उनके एग्जांपल्स को याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मार्जिनल पे, ठीक है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, है ना, मार्जिनल प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, प्लेसेंटा फॉर्म्स आर रिज अलोंग द वेंट्रल suture ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज। यहां पर बोला गया है कि जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल्स आपके रिज पर होते हैं, है ना। क्या होते हैं, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज। अभी मैं आपको फोटो दिखाती हूं, देखो ये देखो, ये रहे आपके ओव्यूल्स, ठीक है। ये जो आपको मटर के दाने दिख रहे हैं ना, ये जो आपको मटर के दाने दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ये है आपके ओव्यूल। और ये जो आपको डंडी दिख रही है इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, है ना। ये क्या है, प्लेसेंटा है। इस टाइप की प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की प्लेसेंटेशन को हम लोग मार्जिनल, मार्जिन पे है, ठीक है, मार्जिन पे है। तो इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल suture, वेंट्रल suture के अलोंग एक रिज बनाई जाती है जिसपे सारे ओवरी जिसपे सारे ओव्यूल्स जो है वो बोर्न हो रहे हैं उसी रिज पे दो रोज बना के, है ना। यहां पे देख रहे हो, यहां पे दो रोज बने हुए हैं, एक और दो। ऐसे प्लेसेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल axial and ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placenta is said to be axial. इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है आपका, इस एक ऐप से आपकी जिंदगी बदल सकती है। डेली टेस्ट, दिस वन, है ना, ये वाला, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज ओव्यूल। इस टाइप की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्साइल। ये टोमेटो में देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट इज पेराइटल प्रेजेंटेशन। पेराइटल प्रेजेंटेशन में द ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। पेरिफेरल नाम से पता चलता है पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा, है ना। तो जो आपके ओव्यूल्स है कहां पे डेवलप हो रहे हैं, ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, इनर वॉल, ओवरी के इनर वॉल पर डेवलप हो रहे हैं, है ना, और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कुकुम्बर, ठीक है। यहां पर देखो, ये आपको बहुत अच्छे से पेराइटल प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। ये पेरिफेरी से आ रही है, देखो ओव्यूल्स है, ये पेरिफेरी से है ना। कहां पर फॉर्म हो रहे हैं, पेरिफेरी पे। तो इस टाइप की प्रेजेंटेशन को हम लोग पेरिफेरल प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सॉरी, पेराइटल प्रेजेंटेशन, पेराइटल प्रेजेंटेशन, ठीक है। पेराइटल प्रेजेंटेशन यहां पर भी दिया होगा, ये देखो पेरिफेरी से आ रहा है, पेरिफेरी से आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पेराइटल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल, है ना। नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल। ओवरी इज वन चेंबर बट इट बिकम्स टू चेंबर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द false septum when the ovules are, अच्छा ये इसी का पार्ट था, when the ovules are born on the central axis and septa are absent, presentation is called free central। free central की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ovules है वो central axis पे born हो रहे हैं और septa नहीं है, ना, septa absent है। ऐसे presentation को हम लोग free central बोलते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डायंथस, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डायंथस, ये रहा, ठीक है। फ्री सेंट्रल, ठीक है, फ्री सेंट्रल, इसका एग्जांपल है डायंथस। इस टाइप का प्रेजेंटेशन जब आपके ओव्यूल्स इस टाइप के अरेंज्ड हो, ठीक है। चलो मैं इधर भी दिखा देती हूँ, ये आपका डायंथस है, ठीक है, ये आपका डायंथस है।
ये क्या दिखा रहा है? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट इज बेसल प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड द सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। यहां पर बोला गया है इस टाइप की प्लेसेंटेशन में, बेसल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा है वो आपके प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी। यहां पर ये देखो, ये जो आपका प्लेसेंटा है ये बेस ऑफ ओवरी में डेवलप हो रहा है और एक ही ओव्यूल होता है, एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है, एक ही ओव्यूल होता है, सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। ये काफी ज्यादा एडवांस है, ये आपका एडवांस है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, ये आपका एडवांस है। सो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? प्लेसेंटेशन पढ़ा है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? प्लेसेंटेशन पढ़ा है। 5 टाइप की प्लेसेंटेशन होती है, मार्जिनल जो मार्जिन्स पे हो, एक्साइल, फिर आपका पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। अच्छा मैं एक्साइल का एक और बताने वाली थी, उसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? अच्छा मैंने स्वोलन ओवरी बोल दिया था, स्वोलन ओवरी नहीं आएगा, स्वोलन प्लेसेंटा आएगा, है ना। यहाँ पर स्वोलन ओवरी मैंने पहले बोला था, वो स्वोलन ओवरी नहीं आएगा, स्वोलन प्लेसेंटा आएगा, मैंने गलती बोल दिया था। स्वोलन प्लेसेंटा आएगा एंड ओब्लिक सेप्टा, अगर जहां भी आपको देखने को मिले समझ जाना ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है, समझ जाना ये एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। आई बात समझ में, है ना। चलो तो ये आपके टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन हो गए, ठीक है, क्या हो गए? टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट। फ्रूट क्या है? बेसिकली जो अगर आपका फ्रूट की बात किया जाए तो फ्रूट इज राइपेंड ओवरी, है ना। फ्रूट आपका राइपेंड ओवरी होता है। ऑल्सो अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी बोला जाता है। फ्रूट की वॉल को हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं, है ना। फ्रूट की वॉल को हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। नाउ इसके डिफरेंट लेयर्स होती है। सबसे पहले आपका एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प जो है आउटर है, मेसोकार्प मिडिल है और एंडोकार्प इनर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज का हमें डिस्कशन करना है, दैट इज ड्रूप। ड्रूप क्या होता है ना। ड्रूप इज बेसिकली सिंपल फ्लैशी फ्रूट जिसका एंडोकार्प जो है वो स्टोनी होता है। जैसे कि एग्जांपल मैंगो, है ना। मैंगो का जो एंडोकार्प होता है वो स्टोनी होता है ना। अब कहां से डेवलप होता है? मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है। ड्रूप में हमारे पास मैंगो एंड कोकोनट है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका जो छिलके वाला पार्ट है उसको हम एपिकार्प बोलते हैं, ठीक है। मैंगो की बात हो रही है, मैंगो की बात हो रही है कि उसका जो छिलके वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एपिकार्प। वहीं पे अगर आप फ्लैशी पार्ट देखोगे तो उसको हम बोलते हैं मेसोकार्प, है ना। और एंडोकार्प जो है वो आपका गुठली होता है ना, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प। सिमिलरली अगर आप कोकोनट में देखोगे तो आपने वो ग्रीन वाला कोकोनट देखा ना जिससे आप पानी पीते हो, तो जो ऊपर ग्रीन वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एपिकार्प। फिर जो अंदर एकदम वो हस्क वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग मेसोकार्प बोलते हैं। और अंदर जो आपका खाने वाला पार्ट होता है व्हाइट पार्ट उसको हम लोग एंडोकार्प बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंडोकार्प बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रूप समझ में आ गया होगा सभी को, राइट। बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीड, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सीड। सीड क्या है? आपका राइपेंड ओव्यूल है ना। सीड क्या है? आपका राइपेंड ओव्यूल है। अब सीड कोट हमारे पास एक आउटर सीड कोट होता है और एक इनर सीड कोट होता है। आउटर इज टेस्टा एंड इनर इज टेगमेंट, ठीक है। आउटर इज टेस्टा एंड इनर इज टेगमेंट। हमारे पास दो टाइप के सीड होते हैं, डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड। डाइकॉट, डाई मतलब टू, कॉट मतलब कॉटिलेडन्स, दो कॉटिलेडन्स। मोनोकॉट, मोनो मतलब वन, कॉट मतलब कॉटिलेडन्स। तो डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है। चलो अब एक बार हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि डाइकॉटिलेडनस सीड का क्या स्ट्रक्चर होता है और मोनोकॉटिलेडनस सीड का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो तो यहां पर आप देखोगे ये आपका डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। यहां पर एक स्कार होता है जिसको हम हाइलम बोलते हैं, दिस इज अ पोर जिसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब आपने छोले वाले खाए होंगे, छोले खाए होंगे तो उसको ऐसे खोल सकते हो आप, है ना। तो आपने क्या किया? इसको खोला, खोलोगे तो इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा। ये जो है ये कॉटिलेडन्स हो गए, है ना। ये आपके कॉटिलेडन्स हो गए हैं, ठीक है। और ये आपका आउटर सीड कोट एंड इनर सीड कोट, ठीक है। आउटर सीड कोट आपका हो जाएगा टेस्टा एंड दिस इज टेगमेंट। तो आउटर सीड कोट टेस्टा और दिस इज टेगमेंट, ठीक है। नाउ यहां पर आपका एक इमेजिनरी एक्सिस होता है जिसको हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। ये वाला जो है लिम्यूल है जो आगे जाकर शूट बनाने वाला है। यहां पर जो है वो रेडिकल है जो आगे जाकर रूट बनाने वाला है। अब सुनना ध्यान से, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलेडन इसको हम लोग एपिकोटाइल बोलते हैं। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलेडन इसको हम लोग एपिकोटाइल बोलते हैं। वहीं पे पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द कॉटिलेडन इसको हम लोग हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोकोटाइल बोलते हैं। बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन टर्म्स पे। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम एपिकोटाइल बोल रहे हैं। और पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द कॉटिलेडन उसको हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया, कॉटिलेडन हो गया, कॉटिलेडन हो गया, टेस्टा, टेगमेंट, लिम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कि अच्छा उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एंडोस्पर्म कभी-कभी जो है वो एब्सेंट होता है और कभी-कभी एंडोस्पर्म जो प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म किस वाला का नाम है? एंडोस्पर्म बेसिकली आपका रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को चाहिए होता है ना। डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो खाना वाना चाहिए होगा वो कहां से मिलेगा? एंडोस्पर्म से मिलेगा। तो कभी-कभी क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो है रह जाता है और कभी-कभी कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ना। तो अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है, तो उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस। इसके एग्जांपल हो जाएंगे ग्राउंडनट, पी और बीन। यहां पर जो एंडोस्पर्म है कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, आई बात समझ में, तो उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि जहां पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या रह गया है उसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मस। जैसे कि एग्जांपल कैस्टर आ जाएगा, है ना। यहां पर एंडोस्पर्म जो है वो प्रोसेस कर जाता है, रह जाता है, आई बात समझ में। तो जहां नहीं रहा वो नॉन एंडोस्पर्मस, जहां रह गया है वो एंडोस्पर्मस। चलो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडनस सीड पे, ठीक है। मोनोकॉटिलेडनस सीड पे अगर हम बात करें, मतलब सीड के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर मोनोकॉटिलेडनस मतलब एक ही कॉटिलेडन है ना, एक ही कॉटिलेडन है। तो यहां पर ये देखो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हम लोगों ने, है ना। यहां पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये रहा इसका Allergic reactions require sensitization of allergic कॉटिलेडन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यूटैलम बोलते हैं। इसके पास एक ही कॉटिलेडन है जिसको हम स्क्यूटैलम बोलते हैं। ये जो आपको लेयर दिख रही है दिस इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर, ये एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है। यहां पर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये एंडोस्पर्म है। ये क्या है? आपका एंडोस्पर्म है। यूजुअली मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म जो होता है वो बच जाता है ना। मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म जो है वो बच जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ना। यहां पर आओगे, ये वाला जो पोर्शन पार्ट है इसको हम लिम्यूल बोलते हैं जो आगे जाकर शूट बनाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं जो आगे जाकर रूट बनाने वाला है, ठीक है। ये जो है इसको हम कॉलियोटाइल बोलते हैं जो लिम्यूल को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये कोलियोराइजा है जो रूट रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कॉलियोटाइल और कोलियोराइजा, है ना। जैसे मैंने बोला कि यूजुअली जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें एंडोस्पर्म रह जाता है, बट यहां पर एक एक्सेप्शन है जहां पर एंडोस्पर्म नहीं रहता है, दैट इज ऑर्किड। तो यहां पर नोट बनाकर लिख लेना कि ऑर्किड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मस है, ठीक है। ऑर्किड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मस होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, जिसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। देखो इसमें हम लोग
फ्लोरल फॉर्मुला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्लोरल फॉर्मुला कैसे लिखा जाता है, फ्लोरल डायग्राम। अब फ्लोरल फॉर्मुला को लिखने के लिए पहले आपको उसके सिंबल्स पता होना चाहिए ना। आपको सेंटेंस लिखना है तो आपको पहले एबीसीडी आना चाहिए। आपको एबीसीडी नहीं आता तो आप सेंटेंस कैसे लिखोगे, सिंपल सी बात है ना। तो सेम यही वाला चीज है यहाँ पर भी कि आपको फ्लोरल फॉर्मुला लिखना है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसको किस चीज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर वो सीखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे फ्लोरल फॉर्मुला पे चलेंगे। चल, तो मेल को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मेल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका मेल है, कहीं पे ये दिखे तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। चल, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। फीमेल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइसेक्सुअल इस तरीके से, है ना। ब्रैक्टेड है तो बीआर लिख देंगे, है ना। ब्रैक्टेड बताया था मैंने कि एक छोटा सा स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर बेस पे प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग ब्रैक्टेड फ्लावर बोलते हैं। तो ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट है ना, इससे क्या पता चल जाएगा कि जो फ्लावर है वो ब्रैक्टेड है, ई ब्रैक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट, कोरोला को हम कैपिटल सी लिखते हैं, कैलिक्स को के लिखते हैं, एंड्रोशियम को ए लिखते हैं, गाइनोशियम को जी लिखते हैं। सुपीरियर ओवरी में को हम लोग जी बनाकर ऐसे नीचे की तरफ लिखते हैं, इंफीरियर ओवरी हम लोग जी बना के ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है। नाउ एक्टिनोमॉर्फिक का ऐसा कुछ होता है रिप्रेजेंटेशन, जाइगोमॉर्फिक का इस तरीके से होता है ना, जाइगोमॉर्फिक का कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, अगर यहाँ पर ये क्या दिखाया हुआ है मैम, ये आपका एंड्रोशियम है, ये कोरोला है, दैट मींस ये फ्यूजन दिखाया हुआ है कि स्टेमन एंड पेटल्स के बीच में फ्यूजन है, ठीक है। तो ये अगर कहीं पे दिखे तो मतलब समझ जाना कि फ्यूजन दिखाया जा रहा है, ठीक है। क्या दिखाया जा रहा है, फ्यूजन दिखाया जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पर C4 लिखा हुआ है तो ये क्या है आपका कोरोला है, ये क्या है कोरोला है, दैट मींस पेटल्स कितने हैं, 4 पेटल्स है। अगर K4 लिखा हुआ है दैट मींस कैलिक्स सेपल्स 4 है बट दे आर फ्यूज, ब्रैकेट में है तो मतलब फ्यूज। पेरियंस को हम लोग कैपिटल P लिखते हैं, पेरियंस क्या होता है आपका फ्यूज, कैलिक्स एंड कोरोला होता है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं फ्लोरल फॉर्मुला पे। तो सबसे पहले मस्टर्ड प्लांट का फ्लोरल फॉर्मुला दिया हुआ है ना। सबसे पहले मस्टर्ड प्लांट का फ्लोरल फॉर्मुला दिया हुआ है। यहाँ पर आप फ्लोरल फॉर्मुला में देखोगे, पहले हम लोग देखते हैं, साथ ही साथ इसको मैच भी करते रहेंगे, है ना। ये आपका फ्लोरल डायग्राम है, ये फ्लोरल फॉर्मुला है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला साइन, ठीक है। ये क्या था हमारा एक्टिनोमॉर्फिक, दैट मींस ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मुला से पता कर सकते हो कि भाई क्या क्या चीजें दी गई है। बाइसेक्सुअल है, आपका कैलिक्स है 2+2, है ना। कैलिक्स है दैट मींस सेपल्स की अगर हम बात करेंगे 2+2 क्यों दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे इसका किस तरीके से अरेंजमेंट है, दो अंदर की तरफ है और दो बाहर की तरफ है, तो इसी वजह से क्या लिखा हुआ है 2+2, है ना, 2+2 लिखा हुआ है। कोरोला 4 है, ये है 4 कोरोला, है ना, 4 कोरोला। एंड्रोशियम जो है 2 है ना, एंड्रोशियम जो है 2 है, तो 2 और 4 2+4 लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 4 अंदर की तरफ है और 2 बाहर की तरफ है ना, 2 बाहर की तरफ है तो 1 और 2, इसी वजह से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। नाउ जी और नीचे डंडा, तो जी और नीचे डंडा कहता है आपका सुपीरियर ओवरी है, यहाँ पर सुपीरियर ओवरी है यहाँ पर, ठीक है। कैसी है सुपीरियर ओवरी, एंड 2 है 2। आया समझ कुछ, है ना। ये आपका मस्टर्ड प्लांट का दिया हुआ है, ठीक है। किसका दिया हुआ है, मस्टर्ड प्लांट का दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। ये आपके कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे हम लोग अभी फ्लोरल फॉर्मुला भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस दिया हुआ है, इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस एज इन द सोलेनम, ठीक है। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, कैलिक्स सेपल्स 5 है, यूनाइटेड है, पर्सिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है। कोरोला में पेटल्स 5 है, यूनाइटेड है, वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है। अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें तो ठीक है, इसको हम लोग एक बार फ्लोरल फॉर्मुला देखते हैं। यहाँ पर देखोगे ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक है ना, तो एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 है ना, कैलिक्स 5 है बट फ्यूज है। ये देखो यहाँ पर आपके 5 कैलिक्स, 1 2 3 4 5, और ये फ्यूजन दिखाया हुआ है, ये फ्यूज है, और यहाँ पर इसी वजह से ब्रैकेट लिखा हुआ है। कोरोला में 5 है, 1 2 3 4 5, एंड वो भी फ्यूज है, ये भी आपस में फ्यूज है, ये फ्यूजन दिखाया हुआ है, ये फ्यूजन दिखाया हुआ है, ठीक है। अब एंड्रोशियम एंड यहाँ पर फ्यूजन दिखाया हुआ है किसके बीच में, स्टेमन एंड पेटल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो ये अटैच्ड है, पेटल से अटैच्ड है, यहाँ पर भी फ्यूजन दिखाया हुआ है, ठीक है। तो एंड्रोशियम में 5 है, 1 2 3 4 5, और स्टेमन जो है वो अटैच्ड है आपके पेटल के साथ, ठीक है, ये दिखाया हुआ है, ठीक है। गाइनोशियम जो है वो आपका सॉरी ओवरी है, वो सुपीरियर ओवरी है ना। जहाँ पर ये दिखा जाए जी के नीचे डंडा, जी के नीचे डंडा इज सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, और यहाँ पर 2 गाइनोशियम है, ठीक है, 2 गाइनोशियम है, ठीक है। तो ये आपका फ्लोरल फॉर्मुला और फ्लोरल डायग्राम्स हो गए हैं, है ना। फ्लोरल फॉर्मुला एंड फ्लोरल डायग्राम्स हो गए हैं, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है ना। इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है फाइनली खत्म होता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर था बहुत, और इजी भी चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इजी चैप्टर है, इतना कोई झंझट लेने वाली बात है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है। सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगी, कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, होमवर्क के लिए दूंगी। चलो, which of the following is an example of zygomorphic flower? इसमें से कौन सा zygomorphic flower है, पीच, चिली, पिट्यूनिया एंड धतूरा। तो zygomorphic जैसे मैंने बोला था एग्जांपल याद करके रखना, देखो इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर इज ए, पी, zygomorphic, ठीक है, zygomorphic bilateral symmetry, ठीक है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट मैच करना है भाई, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। तो पहला है वेक्सिलरी, है ना, पहला है वेक्सिलरी, एपिपेटलस, स्टेमन, एपिफाइलस और पेरिगाइनस। अब इसको मैच करना है ना, मैच करके करेक्ट आंसर चूज करना है। तो वेक्सिलरी में आपका आ जाएगा टी, है ना, और एपिपेटलस में आ जाएगा आपका ब्रिंजल, एपिफाइलस में आ जाएगा आपका लिली, है ना, एंड पेरिगाइनस में पीच। तो आपका करेक्ट आंसर इज ए, ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इसमें से कौन सा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल है, धतूरा, केशिया, पाइसम, सेस्पेनिया, ठीक है। अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। तो चलो मैच करते हैं। तो हमारे पास रोज है, मैंगो, रोज तो पेरिगाइनस में आ जाएगा, ठीक है। और बी इज फोर्थ मार्जिनल प्लेसेंटेशन, और मैंगो ड्रूप आ जाएगा थर्ड, डी का थर्ड, एंड सी का फर्स्ट। तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ए वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 1 फिर से अगर मैच करना है, इन दोनों को मैच करना है, फिर से मैच खेलते रहे हम लोग। चलो टाइप्स ऑफ स्टेमन दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसमें मोनोडेल्फिस है, चाइना रोज, तो ए का फोर्थ आ जाएगा। डायडेल्फिस में आ जाएगा आपका डायडेल्फिस, डी का पी, है ना। पोलीडेल्फिस इज सिट्रस एंड एपिफाइलस इज लिली, ठीक है। तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ पी फ्लावर 5 पेटल्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेशलाइज्ड मैनर विद 1 posterior 2 lateral and 2 anterior, these are named as। अच्छा ओके, हाँ,
तो किसमें बात की गई है? हाँ ठीक है, 5 पेटल्स है जिसमें से एक स्टैंडर्ड होगा, 2 विंग्स होंगे और 2 कील होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा है ना, डी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। इन कैलोट्रोपिस एस्टिवेशन एस, कौन सा एस्टिवेशन होता है कैलोट्रोपिस में? वेलवेट होता है, वेक्सिलरी होता है, ब्रिगेड होता है, ट्विस्टेड होता है। इसका आंसर तुम लोग मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इसका आंसर तुम लोग मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। देखो तो सही तुम्हें कितना पता है, देखो तो सही, ऐसे कैसे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज? ये फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है, कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वी हैव लिलिएसी, फेबेसी, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी एंड द करेक्ट आंसर वुड बी ब्रेसिकेसी, सी वाला है ना, अभी जस्ट हमने किया है मस्टर्ड प्लांट वाला है ना, वही सेम फ्लोरल डायग्राम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रे फ्लोरेट्स हैव, कैसी ओवरी होती है? सुपीरियर है, हाइपोकाइनस है, हाफ इंफीरियर है और इंफीरियर ओवरी है। एंड द करेक्ट आंसर इज इंफीरियर ओवरी होती है भाई, इंफीरियर ओवरी, ठीक है? डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन मस्टर्ड, सनफ्लावर, प्लम और ब्रिंजल। मैंने बोला था ना एग्जांपल्स याद कर लेना, एग्जांपल्स एंड एग्जांपल्स, ठीक है? करेक्ट आंसर इज सी, प्लम आएगा। एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर आपको एग्जांपल्स याद होंगे तो आप कर लोगे, एग्जांपल्स याद नहीं होंगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, सिंपल सी चीज है ना। चलो नेक्स्ट इज कोकोनट फ्रूट इज काका नट, फ्रूट इज बेरी नट, कैप्सूल ड्रूप। इजी क्वेश्चन, डी आएगा आपका करेक्ट आंसर, ड्रूप। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, एडिबल पार्ट पूछा है, कोटिलेडन, एंडोस्पर्म, पेरिकार्प एंड पेरिस्पर्म। एडिबल पार्ट इज एंडोस्पर्म, बी करेक्ट आंसर आएगा, बी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है? चलो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन डायंथस, आर्जिमोन, ब्रेसिका, सिट्रस। डायंथस, ठीक है? बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी दिमाग लगाए आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एग्जांपल अगर याद है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कॉलिमेटाइल ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम, बी, स्क्यूटेलम बोलते हैं उसको। लास्ट क्वेश्चन, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। फाइनली ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, जो बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं रिवाइज कर सकते हो, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल वीडियो, है ना? जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो ये टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं पीडीएफ भिजवा दूंगी और क्वेश्चंस ट्राई करना सॉल्व करने का, है ना? चलो, सो बाय बाय एवरीवन।